ग्रीन बोर्ड के हिंदी माध्यम वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस चैनल पर गणित का, विज्ञान का या फिर जो अदर सब्जेक्ट है उनका सिलेबस पूरा यहाँ पर आपको करा दिया जाएगा। सो बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं के पाठ 9 की, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पाठ 8 में हमने त्रिकोणमिति को समझा था, अब इसके उपयोग जो होते हैं इस पाठ 9 में हम समझने वाले हैं। पार्ट 9 के परिचय वाली वीडियो जरूर देख लेनी है इसकी प्रश्नावली करने से पहले। इस वाली वीडियो में क्या करेंगे, प्रश्नावली 9.1 करेंगे। 9.1 में कुल 15 प्रश्न आते हैं, सभी के सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हल किया जाएगा। 9.1 के अलावा इस पाठ की जो भी अन्य वीडियोज हैं, परिचय वाली वीडियो हैं या फिर अन्य प्रश्नावलियां हैं, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस वीडियो में शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 9.1 की अगले पेज से। प्रश्नावली में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, आसानी से इसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंद हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहां पर आकृति का निर्माण करना होगा। उस आकृति के लिए यहां पर हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। तो भैया इस तरह से मैंने यहां पर एक त्रिभुज का निर्माण आपके लिए कर दिया है। जो भी ये त्रिभुज बनाया है ना, इस त्रिभुज में कुछ चीजें समझो। हमारे पास क्या है भैया, एक तो रस्सी है। अब यहां पर इस त्रिभुज का नामकरण भी कर देते हैं। चलो मान लेते हैं ये हो गया हमारा ए बिंदु, इधर हो जाता है बी बिंदु और ये हो जाता है सी बिंदु। जो भी यहां पर खंबा है ना, जिस भी खंबे से रस्सी बंधी हुई है वो खंबा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहां पर खंभा। ठीक है, ये बी सी हमारा यहां पर खंबा हो जाता है। अब जो भी रस्सी है वो इसके यहां शिखर पर बंधी हुई है और भूमि पर बंधी हुई है, यानी कि ए बिंदु पर बंधी हुई होगी। तो जो भी डोर है, रस्सी है, उसको हम डोर बोलेंगे। ठीक है, हमें यहां पर बोला गया है डोर है, तो भैया जो ए सी है वो हमारी डोर हो जाती है। और जो भी ये डोर है ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई, कोण बनाती है ये 30 डिग्री का, यानी कि यहां पर कोण बन जाता है 30 डिग्री का। इसके अलावा हमें कहा गया है कि डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। तो यहां से यहां तक ये हो जाती है भैया 20 मीटर की। हमें ज्ञात क्या करना है, जो भी खंबा है भैया ए बी सी जो है इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। खंबा जो भी है वो किस तरह के एंगल बनाएगा भूमि के साथ, यानी कि जमीन जिस पर भी उसको गाड़ा गया है उसके साथ किस तरह का एंगल बनाएगा, समकोण बनाएगा। अब यहां पर कुछ चीजें लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहां पर हमारा ए सी एंड बी सी के बारे में। ए सी जो है वो डोर है और बी सी खंबा है, इतना हमें कर देना है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा भाई, हमें यहां पर देखना है कि जो भी 90 डिग्री के विपरीत वाली भुजा है इसको कहते हैं कर्ण और इसको कहा जाता है भैया लंब। ठीक है, इसके सामने क्या होता है भैया, हमेशा लंब होता है। हमें क्या देखना है, जो लंब और कर्ण का संबंध बताता है वो हमें देखना है। तो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, कई बार आपको बताई है, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। अगर आपको ये ट्रिक पता होगी, भाग एक परिचय में मैंने आपको बताई थी। इसमें लंब और जो भी हमारा कर्ण होता है उसका, लंब और कर्ण, एल से लंब के से कर्ण, इनका जो रिलेशन है, इनका जो संबंध है वो कौन बताता है, साइन थीटा। तो यहां पर सिंपल वे में मुझे क्या लिखना है भाई, साइन थीटा मुझे लिख लेना है। साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब यहां पर बी सी है और बटे में ए सी कर्ण हो जाएगा। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया ये हो जाएगा बी सी बटे में आ जाएगा यहां पर ए सी। अब यहां पर हमें मान रखने होंगे। थीटा का मान कितना होगा, कोण जितना दिया गया है वही हमारा थीटा हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा भैया साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा 30 डिग्री, बराबर में जो बी सी है उसका मान कितना है नहीं पता है भाई, इसी का मान तो हमें ज्ञात करना है। इसके बाद जो भी ए सी है इसका मान कितना है, आप देख सकते हो 20 है। तो ए सी के स्थान पर यहां पर हमें 20 रख देना है। इसके बाद जो भी हमारा साइन 30 डिग्री होता है, त्रिकोणमिति सारणी आपने देखनी है। जो त्रिकोणमिति का टेबल होता है उसको आपने देखना है। उसमें देखकर मुझे बताओ कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। आप कहोगे भैया 1/2 होता है, तो बराबर में हमारा यहां पर क्या हो जाएगा भैया, BC बटे में 20 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना होगा, हमें BC का मान ज्ञात करना है। तो 20 यहां पर भाग में है, इस तरफ क्रॉस में इसको गुना कर देंगे। तो 20 को 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 20 बटे में 2, हमारा ऐसा का ऐसा, बराबर में आ जाएगा हमारा यहां पर
बी सी, 2 से मैं 20 को काट सकता हूं, कितने पर कटेगा भैया 10 पर, तो बी सी का मान कितना आ जाएगा यहां पर 10 मीटर आ जाएगा। जो बी सी है वो क्या है भैया, यहां पर खंबा है और खंबे की ऊंचाई ही हमें ज्ञात करनी थी। खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। आसान सी बात यहां पर समझा देता हूं। जब भी आंधी तूफान आता है तो सबसे ज्यादा क्या होता है भैया, पेड़ या फिर खंबे टूटते हैं। तो मान लेते हैं इस तरह से हमारा एक पेड़ है, इस पेड़ को हम मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला हमारा ए बिंदु है, नीचे वाला हमारा बी बिंदु है। ये किसी बीच में से आंधी आती है तो इसको कहीं यहां से तोड़ देती है। ठीक है, जिस भी बिंदु से ये टूटता है उसका नामकरण यहां पर हम सी कर देते हैं। सी बिंदु से ये टूटता है, जहां से भी ये टूटता है उसके बाद क्या होगा, यहां पर ये जमीन को छूता है। ठीक है, यहां पर ये टूटता है और इस तरह से मुड़ के यहां पर ये जमीन को छूता है। यहां से टूटा और इस तरफ गिर गया, यहां इस वाले बिंदु पर ये जमीन को छूता है और जहां पर भी जमीन को छूता है उस बिंदु को नाम दे देते हैं डी। जहां पर भी जमीन को छूता है कोण कितना बनता है जमीन के साथ भैया, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री का ये कोण हो गया। अब जो भी पेड़ का पाद बिंदु है, पाद यानी कि उसके जो पैर होते हैं ना भैया, जैसे पेड़ है इसके पैर जहां पर भी होते हैं, यानी कि बी पॉइंट जो है पेड़ के पाद बिंदु से और जहां पेड़ जमीन को छूता है, यहां पर जमीन का शिखर छूता है और ये वाला पाद बिंदु हो जाएगा। इसकी जो दूरी है वो 8 मीटर दी गई है। ठीक है, यानी कि बी से डी कितना हो जाएगा भैया, ये 8 मीटर हमें यहां पर दिया गया है। हमें क्या करना है भाई, हमें जो भी पेड़ है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है कि भाई आंधी आने से पहले पेड़ की ऊंचाई क्या थी। यानी कि हमें यहां पर क्या ज्ञात करना होगा, जो भी बी ए है या फिर कहें ए बी है उसको हमें ज्ञात करना है। अब पेड़ की जो लंबाई है वो एक्चुअल में क्या होगी, सबसे पहले तो जो जानकारी हमने यहां पर डायग्राम में दी है वो हमें यहां पर लिखनी पड़ेगी। कुछ चीजें आपके लिए यहां पर मैं लिख देता हूं कि भैया जो भी हमारा यहां पर ए बी है वो एक पेड़ है, सी बिंदु से ये टूटता है, उसके बाद डी बिंदु पर वह जमीन को छूता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात हो गई। यानी कि पेड़ का हिस्सा हमारा बी सी, यहां से टूटने पर सी डी हमारा पेड़ का जो टूटा हुआ हिस्सा है। ठीक है, अब यहां पर एक सिंपल चीज या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी मेरा ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा भैया, इतना जो हिस्सा है ये टूटकर सी डी बन जाता है। तो ए सी बराबर हो जाएगा यहां पर सी डी के। ये सिंपल कंक्लूजन हमने यहां पर निकाल लिया है। अब यहां पर हमें ज्ञात क्या करना है, हमें दो चीजें ज्ञात करनी पड़ेंगी, बी सी और सी डी ज्ञात करना होगा। उन दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की जो ऊंचाई है आंधी आने से पहले, टूटने से पहले, वो हमें पता चल जाएगी। सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे भैया, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम वाली जो ट्रिक है ये आपको याद कर लेनी है भैया। सबसे पहले यहां पर हमें आधार दिया गया है, हमें लंब ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, लंब बटे आधार करना होता है। और ये किस में आता है भैया, ये tan थीटा में आ जाता है। tan थीटा होता है लंब बटे में आधार। लंब यहां पर हमारे पास क्या है भैया, बी सी है और आधार हमारे पास यहां पर कितना है भैया, बी डी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बी सी हमारा लंब हो गया, बी डी हमारा यहां पर आधार हो जाता है। अब मान रखते हैं tan थीटा भी हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसे इस तरफ खिसका देते हैं और यहां पर जो कोण थीटा हमारा होता है वो लिख देते हैं भैया। tan हमारा यहां पर आ जाता है, थीटा का मान आपको पता है कितना रखना है, जो भी कोण त्रिभुज में बनता है 30 डिग्री का बना है तो 30 डिग्री हमने यहां पर रख दिया। बी सी का मान हमें नहीं पता भैया क्या है, लेकिन बी डी का हमें पता है। आप यहां पर देखो बी डी का मान कितना है भैया, 8 है, तो ये आ जाएगा 8। अब आप मुझे बताओ त्रिकोणमिति सारणी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखकर tan 30 की वैल्यू क्या होगी, बिना देखे भी बता सकते हो। वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1 बटे में यहां पर आ जाएगा हमारे पास √3 बराबर में हो जाएगा हमारे पास यहां पर बी सी और बटे में आ जाएगा हमारे पास यहां पर 8 है। इस तरफ क्या करना होगा भाई, हमें बी सी का मान ज्ञात करना है। तो 8 को इस तरह से क्रॉस में गुना कर देंगे, 8 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 बटे में √3 बराबर में हो जाएगा यहां पर हमें बी सी। भैया बी सी का मान तो हमने ज्ञात कर लिया, अभी एक और चीज है जिसका मान हमने ज्ञात करना है। ये तो हमें
पता चल गया, इसका मान बी सी का 8/√3 होगा। जो सी डी है इसका भी तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। हमें यहां पर आधार दिया गया है और हमें यहां पर कर्ण ज्ञात करना है। तो आधार और कर्ण का संबंध हमें दूसरा वाला जो यहां पर भिन्न है वो बताता है, और वो किसके बराबर होता है भैया? कोस थीटा के बराबर होता है। कोस थीटा किसके बराबर होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार यहां पर बी डी है और कर्ण यहां पर सी डी है। तो मैं इस तरह से लिखूंगा भैया, बी डी बटे में आ जाएगा यहां पर सी डी। अब कोस थीटा तो यहां पर लगते हैं मान, कोस थीटा का मान हो जाएगा यहां पर 30 डिग्री, बराबर में बी डी का मान कितना है भैया? 8 है। सी डी का मान हमें ज्ञात करना है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा? आप मुझे बताओ। कोस 30 डिग्री का मान आई थिंक ये होता है √3/2। तो कोस 30 डिग्री की जगह पर √3/2 बराबर में हमारे पास आ जाता है यहां पर 8 बटे में आ जाएगा यहां पर हमारे पास सी डी। इसको हमें हल करके मान ज्ञात करना है। क्रॉस में गुना करेंगे भैया, सी डी को यहां पर √3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? √3 सी डी हो जाएगा, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सी डी गुणा में हो जाएगा हमारा √3, बराबर का निशान यहां पर लगा लेते हैं। 2 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। अगर मैं सी डी का मान ज्ञात करता हूं तो सी डी का मान कितना निकल कर आएगा भैया? मेरे पास 16 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। √3 यहां पर कैसे है? गुना में, दूसरी तरफ भेज देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा यहां पर भाग में। भैया मेरे पास यहां पर मान किस किस का निकल कर आ जाता है? बी सी का मान मेरे पास निकल कर आ गया, सी डी का मान मेरे पास निकल कर आ गया। अगर मुझे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी भाई? इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, बी सी प्लस में सी डी हमें करना पड़ेगा। तो यहां पर सीधी सीधी बात, यहां पर मैं क्या करता हूं? बी सी जमा में कर देता हूं सी डी, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो बी सी का मान कितना आया था हमारा? 8/√3, इसकी जगह पर रख देंगे। सी डी का मान हमारा कितना आया था भैया? 16/√3 हमें यहां पर कर देना है। अब सिंपल सीधी बात है, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा भैया? जो भी नीचे वाली वैल्यू है इनका एलसीएम लेना होगा। √3 दोनों जगह पर आता है तो एलसीएम कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ऊपर वाले मान हमारे क्या हो जाएंगे? दोनों के नीचे सेम वैल्यू है तो भैया ऊपर वाली वैल्यूज को हमें जोड़ देना है। ऊपर हमारे पास आ जाएगा भैया 24। अब मैंने आपको कक्षा 9वीं में क्या पढ़ाया था? परिमेकरण करना सिखाया था। वही परिमेकरण हमें यहां पर करना पड़ेगा। कभी भी नीचे रूट में वैल्यू दी गई हो तो हमें परिमेकरण करना होता है। परिमेकरण करने के लिए क्या होगा? सिंपल है, 24 हमारा ऐसा का ऐसा, नीचे हमारा √3 भी ऐसा का ऐसा, और गुना कर देना होता है। गुना किसको करते हैं? जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है उसको ऊपर भी और नीचे भी गुना कर दिया जाता है। तो भैया ऊपर इसको √3 से गुना कर देते हैं, नीचे भी इसको √3 से गुना कर देते हैं। तो हमारा गुना करने पर कितना हो जाएगा? 24 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 24√3, और उसके बाद नीचे यहां पर क्या आ जाएगा भैया? √3 को √3 से गुना कर देंगे। √3 को √3 से गुना करने पर 3 की पावर 2 हो जाएगी, जिससे रूट हट जाएगा। सिंपल सीधा आपको क्या करना है? देखो, √3 को 3 से गुना करेंगे, √3 से ही गुना करेंगे तो जोड़ा बन जाएगा, 3 इसमें से बाहर निकलकर आ जाता है। यानी कि यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3, और 3 से मैं 24 को काट सकता हूं। कितने पर कटता है? 3 के पहाड़े में 24 कितने पर आता है? आप कहोगे भैया ये 8 पर आता है। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? यहां पर 8 आ जाएगा, उसके बाद √3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा मीटर में। जो भी हमारा पेड़ है वो बी सी और सी डी, ठीक है, यहां पर बी सी और सी डी को जोड़ने पर होगा। और इनकी लंबाई कितनी आ गई है भैया? हमारे पास आ जाती है 8√3। आंधी आने से पहले जो पेड़ था उसकी लंबाई कितनी थी भैया? 8√3 मीटर थी। अब आप कहोगे भैया आंधी आने से पहले तो ए बी था ना। यहां पर देखो, जो भी हमारा सी डी और ए सी है वो एक दूसरे के बराबर है। यहां पर मैंने आपको पहले ही वो बता दिया था। तो आप सी डी जो हमारा ये है, जो भी इसका मान आया है वो ए सी का भी मान होगा। इसका मतलब हमने क्या किया है भैया? बी सी और ए सी को एक तरह से जोड़ दिया है। तो ये हमारा उत्तर आ जाता है इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब इससे अगला क्वेश्चन करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है। इस क्वेश्चन को एक बार देखो यार तुम, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, इसको पढ़ने में ही 1 साल लग जाएगा। पढ़ते हैं फिर भी भैया। इसमें दिया गया है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? भैया पार्क में जाते हो, वहां पर अलग अलग तरह की स्लाइड्स लगी होती हैं, एक ऊंची होती है, एक नीची होती है। वो ठेकेदार ने ही बनाई है, इसी वाली ठेकेदार ने बनाई है। तो जो भी ये ठेकेदार है, ये क्या चाहती है? 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। बात करेंगे हम सबसे पहली फिसलन पट्टी की। वो फिसलन पट्टी कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। इस तरह से जो फिसलन पट्टी है, यहां पर जो फिसलन पट्टी है उसने कुछ इस तरह की फिसलन पट्टी लगाई है। और इस फिसलन पट्टी में छोटे बच्चों के लिए हम बात करेंगे, सबसे पहले 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस फिसलन पट्टी का जो शिखर है वो कितना है, पहले इसका नामकरण करते हैं ना भाई। तो ये हो जाएगा हमारा ए बिंदु, ये हो जाएगा बी बिंदु, ये हो जाएगा हमारा सी बिंदु। इसका जो शिखर है यानी कि सबसे ऊंचा वाला बिंदु है वो 1.5 मीटर पर है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.5 मीटर हो जाएगा। इसके बाद आगे कहा गया है कि भूमि के साथ 30 डिग्री का ये कोण बनाता है। तो भैया भूमि के साथ यहां पर फिसलन पट्टी जो कोण है वो 30 डिग्री का बनाती है। हमें यहां पर ज्ञात करना है जो फिसलन पट्टी होगी उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला केस है भैया, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन में हम यहां पर ज्ञात करेंगे 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। लिख देते हैं चलो, यहां पर 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए यहां पर फिसलन पट्टी लगाई जा रही है। अब मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी भाई, ट्रिक क्या होती है, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। इस वाली ट्रिक को आपने हमेशा याद रखना है। हमें यहां पर क्या पता है भैया, हमें यहां पर लंब पता है। हमें यहां पर ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। फिसलन पट्टी जो है हमारी ए सी, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो भैया लंब और कर्ण का रिलेशन कहां पर मिलता है, हमें सबसे पहले वाले में ही मिल जाता है, लंब बटे में कर्ण। और ये किसके लिए होता है भैया, ये होता है साइन थीटा के लिए। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा भैया साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है ना, 30 डिग्री हमें दी गई है। इसके बाद यहां पर देखो हमारे पास लंब क्या है भाई, ए बी है। उसके बाद है यहां पर कर्ण हमारा ए सी है। तो मैं इस तरह से लिख दूंगा कि भाई ए बी बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए सी। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इस्तेमाल किया था साइन 30 डिग्री, वहां पर मान कितना रखा था, 1 बटे में 2 बराबर में हमारे पास ए बी का मान कितना है। ये देखो ए बी का मान कितना दिया गया है भैया, 1.5। तो यहां पर 1.5 आ जाता है। ए सी का मान मुझे बताओ कितना होगा, ए सी यहां पर हमारे पास है, इसका मान हमें नहीं पता है, यही हमें ज्ञात करना है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर ए सी। अब क्या करना होगा भाई, क्रॉस में इस तरह से हमें गुना करनी पड़ेगी। ए सी को मैं 1 से गुना करूंगा तो भैया 1 से गुना करने पर ए सी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए सी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 2 को मैं 1.5 से गुना करूंगा, 2 को 1.5 से गुना करेंगे तो ये आ जाता है भैया 3। यानी कि जो भी 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाई जानी है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। अब बात करते हैं 5 साल से बड़ी जो उम्र वाले बच्चे हैं उनके लिए ठेकेदार क्या करना चाहती है और उसके लिए क्या करना होगा। अगले पेज पर चलें, क्योंकि इस वाले पेज पर तो जगह हमारे पास बची नहीं है। दूसरी कंडीशन में जो ठेकेदार है वो क्या करना चाहती है, 5 साल से अधिक वाले बच्चों के लिए एक अलग से फिसलन पट्टी उसको लगानी है। तो मान लेते हैं इस तरह की वो फिसलन पट्टी लगाती है, इसका नामकरण कर देते हैं भैया PQR हो जाता है। यहां पर हमें जानकारी क्या दी गई है, अब की बार जानकारी में हमें यहां पर दिया गया है कि 3 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। तो भैया जो PQ है ये कितना हो जाएगा भैया, 3 मीटर की इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसके बाद जो ढाल है फिसलन पट्टी का भूमि के साथ वो कितना होगा, कितना कोण बनाएगा, 60 डिग्री होगा। यानी कि यहां पर हो जाएगा भैया हमारे पास 60 डिग्री। अब हमें फिर से करना क्या है, फिसलन पट्टी जो PR है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो फिर से ट्रिक वही लगेगी हमारी, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल, लंब बटे में कर्ण हमें करना है, PR की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो भैया हम क्या करेंगे यहां पर, अब की बार हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बराबर में हमारे पास यहां पर PQ और PR आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर आएगा हमारे पास PQ बटे में यहां पर आ जाएगा हमारे पास PR। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप कहोगे √3/2 होता है। अगर आपने देखकर बताया है या बिना देखे बताया है, जैसे भी बताया हो, ये होता है √3/2 बराबर में PQ बटे में PR।
पी क्यू का मान आप देख सकते हो 3 है और पी आर हमारा ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे भाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। पी आर को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 और इसमें गुना हो जाएगा हमारे पास यहां पर पी आर, बराबर का निशान यहां पर लगा लेते हैं। उसके बाद 2 को 3 से गुना कर देंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। हमें पी आर ज्ञात करना है तो पी आर बराबर में हमारा 6 आ जाएगा और जो भी हमारे पास यहां पर √3 है ये गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये कैसे हो जाएगा भैया, भाग में हो जाएगा। और मैंने आपको कक्षा 9वीं में क्या सिखाया था, परिमेकरण करना। परिमेकरण करना पड़ेगा हमें, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भैया नीचे जो हमारी वैल्यू है ये रूट के अंदर आ रही है, तो इसी को ऊपर और नीचे हमें गुना कर देना है। तो भैया ऊपर भी √3 से गुना कर देते हैं, नीचे भी √3 से गुना कर देते हैं। उसके बाद आगे इसका हल यहां पर कर लेते हैं, जो भी आगे की कैलकुलेशन है यहां पर लेकर आ जाते हैं। तो अब यहां पर हमारे पास होगा क्या, जो भी हमारे पास पी आर है वो तो ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर का निशान यहां पर लगा लेते हैं। 6 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6√3। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, √3 को √3 से गुना करेंगे। पीछे वाले पेज पर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने क्या किया था, √3 को √3 से गुना करने पर हमें क्या मिला था, 3 मिला था। तो यहां पर भी हमारे √3 को √3 से गुना करने पर 3 आ जाएगा। 3 से हम 6 को काट सकते हैं भैया 2 पर, तो हमारा जो पी आर है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी भैया, पी आर जो भी फिसलन पट्टी 5 साल से बड़ी उम्र वाले बच्चों के लिए लगानी है उसकी लंबाई जो है वो आ जाएगी हमारे पास 2√3, ये हो जाएगा हमारा मीटर में। अब यहां पर हमारे पास 2 आंसर मिल रहे हैं। 2 केस में ये क्वेश्चन को हमने बांटा था। पहले वाला जो केस था उसमें छोटे वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी थी वो आई थी हमारी यहां पर 3 मीटर लंबाई इस फिसलन पट्टी की होने वाली थी 5 साल से कम बच्चों के लिए। और 5 साल से ज्यादा उम्र वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2√3 मीटर। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 2 आंसर। ठीक है, एक आंसर यहां पर हमने पता किया, एक पीछे वाले पेज पर यह पता किया था। तो चेक करो बुक में, दोनों आंसर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है। इसमें है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से डैश मीटर, यहां पर कुछ मिस हो गया है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा भैया, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर दूरी पर है। यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखो सिंपल है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। हमें एक जरूरत होगी त्रिभुज की, तो इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण यहां पर कर लेते हैं। भैया ये जो त्रिभुज हमारा बना है ये किस प्रकार का त्रिभुज हो जाएगा, समकोण वाला त्रिभुज यहां पर हमने बना लिया है। इसमें कहता है भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु यानी कि इसके पैर वाला जो बिंदु होता है ना, वो चलो इसका नामकरण कर देते हैं। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये सी बिंदु हो गया। तो भूमि पर हमारे पास यहां पर एक बिंदु सी है और इस जो भी मीनार है उसका पाद यानी कि पैर बिंदु, जहां पर भी इसके पैर हैं वो बिंदु हमारे पास यहां पर आ गया है। उसके बीच की जो दूरी है ना वो कितनी दी गई है भाई, यहां पर मिस हो गया है एक वर्ड, ये वर्ड है 30 मीटर। तो यहां पर जो भी बी सी है इसकी बीच की दूरी हो गई यहां पर भैया 30 मीटर। हमें यहां पर क्या करना है, आगे क्या करना है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, उन्नयन कोण कहां पर बनता है भाई, यहां पर बन रहा है। तो जो भी उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, भागिक परिचय में आपको डिटेल में समझाया गया है, भागिक परिचय जरूर आपने देख लेना है। अब यहां पर जो भी कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का दिया गया है। तो मीनार की जो ऊंचाई है ना भैया, ये जो ऊंचाई ए बी है ये हमें ज्ञात करनी है। अब इसको ज्ञात करने के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी भाई, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। थोड़ा इसको अच्छी तरह से दूर दूर लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। इस ट्रिक को हमेशा याद रखोगे आप लाइफ टाइम। अब इस ट्रिक में हमें यहां पर देखो क्या दिया गया है भाई, आधार दिया गया है, लंब ज्ञात करना है। तो आधार और लंब हमें कहां पर मिलता है, आखिरी वाले में मिलता है और ये क्या होता है भाई, tan थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर हमारे पास हल में सबसे पहले क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान कितना रख देंगे, 30 डिग्री कोण दिया गया है हमें तो 30 डिग्री रख देते हैं। बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, यहां पर लंब बटे में आधार, लंब हमारे पास ए बी और आधार हमारे पास बी सी। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास ए बी बटे में आ जाएगा यहां पर बी सी। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है आप मुझे बताओ, ये हो जाएगा 1 बटे में √3। बराबर में ए बी का मान हमें पता नहीं है तो भैया ए बी ही इसको रखते हैं। बराबर में हमारे पास बी सी का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
अब इसको हल करने के लिए क्या किया जाएगा, सिंपल है, क्रॉस में इसको गुना कर देंगे। तो भैया 30 को 1 में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 30 बटे में √3 बराबर में हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये ए बी। आप यहाँ पर देख सकते हो जो नीचे वैल्यू आई है भैया ये रूट के अंदर आती है। अगर रूट के अंदर आती है तो हमें क्या करना होगा, परिमेकरण करना होगा। कक्षा 9वीं में हमने जो सीखा था, तो परिमेकरण करने के लिए हमारे पास जो भी 30 है बटे में हमारे पास √3 है, इसको हम गुना कर देंगे। भैया जो भी नीचे वाली वैल्यू रूट के अंदर होती है उसी को ऊपर और नीचे गुना करना होता है। तो भैया ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर भी √3 बटे में यहाँ पर भी हमारे पास √3 बराबर में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ए बी। अब एक सिंपल सीधी बात देखो, 30 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 30 √3 और बटे में जो भी हमारा यहाँ पर √3 को √3 से गुना करने पर क्या आएगा, इतनी बार तो हम गुना कर चुके हैं, 3 आएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे नीचे की तरफ 3 बराबर में हमारा हो जाएगा यहां पर ए बी। 3 से 30 को मैं काट सकता हूं, कितने पर कटेगा, 3 दाएं 30 होता है। तो यहां पर हमारे पास मान कितना आ जाएगा, 10 को √3 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 √3 और जो भी यहां पर हमें मीटर में दिया गया है ना 30, तो ये भी हमारा 10 √3 मीटर में हो जाएगा। जो भी यहां पर मीनार है भैया हमारी ए बी, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 √3 मीटर मीनार की ऊंचाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हमने ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करना है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आता है, पतंग आपने बहुत उड़ाई होगी, पतंग से संबंधित क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें दिया गया है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा भाई, मान लेंगे यहाँ पर हमारे पास कोई बिंदु है, ये ए बिंदु है, इसे ए बिंदु पर कोई पतंग उड़ रही है। ठीक है, हमने पतंग उड़ाई, वो ए बिंदु पर उड़ रही है। अब इस ए बिंदु, इसकी ऊंचाई क्या है, जमीन से इसकी ऊंचाई यहां पर हमें देखनी पड़ेगी। भैया इसकी ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, भूमि से 60 मीटर है। तो भैया ये हो जाएगी हमारी यहां पर 60 मीटर। बी हमारा कहां पर बिंदु हो जाएगा, जमीन पर हमारा ये बिंदु हो जाएगा। अब जब भी हम पतंग उड़ाते हैं ऐसा बिल्कुल सीधी तो नहीं उड़ती, ऐसे एंगल बना के उड़ती है जमीन के साथ। तो जो भी यहां पर हमारा कोण बनेगा उस कोण की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, हम यहां पर बिंदु बनाएंगे, मतलब एक त्रिभुज का निर्माण होगा। जो भी यहां पर पतंग है उसकी डोरी को इस वाले बिंदु पर, जमीन पर एक बिंदु पर बांध दिया गया है। ठीक है, इस बिंदु का नामकरण कर देते हैं सी बिंदु पर इसको बांध दिया गया है। और जो भी कोण है, डोरी और जमीन जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां पर कोण बनेगा भैया 60 डिग्री का। हमें ज्ञात क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। और ये मान के चलेंगे कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल टाइट है। ठीक है, ऐसे झुकाव नहीं है डोरी में, वो पूरी तरह से एकदम टाइट है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर भैया ट्रिक, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, इसका इस्तेमाल हमें यहां पर करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ चीजें लिख भी देते हैं भैया। यहां पर आ जाएगा हमारे पास ए बी पतंग की ऊंचाई है, देखो ये ए बी पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर हमें दी गई है। सी बिंदु से डोर को बांधा गया है, सी बिंदु जो जमीन पर है इससे डोर को बांध दिया गया है। जो पतंग को उड़ा रही डोर है उस डोर को यहां पर बांध दिया गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें यहां पर क्या दिया गया है, ये दिया गया है भैया हमें यहां पर लंब, और हमें ज्ञात करना है इस डोर की लंबाई, यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण की बात यहां पर आती है। लंब और कर्ण हमें कहां पर मिलता है, सबसे पहले वाले में मिल जाता है, जो होता है हमारा यहां पर साइन थीटा। तो यहां पर लिख लेते हैं भैया साइन थीटा, थीटा कितना होता है 60 डिग्री। यहां पर हमारे पास जो मान है, जो भी थीटा है वो कोण का मान होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, ये होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। लंब का मान हो जाएगा हमारा ए बी और कर्ण हो जाएगा हमारा ए सी, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारे पास ए बी बटे में यहां पर आ जाएगा हमारे पास ए सी। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान अगर आप त्रिकोणमिति सारणी में देखोगे तो आपको पता चलेगा √3 बटे में 2 होता है। बराबर में हमारे पास क्या है भैया, ए बी का मान है, ये कितना दिया गया है 60 यहां पर हमारे सामने आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 60 बटे में हमारे पास आ जाएगा यहां पर ए सी। अब क्या करना होगा भाई, अब हमें यहां पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो ए सी को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास
√3 बराबर में √3 AC आ जाएगा और बराबर में क्या होगा भाई, 2 को भी इस तरह से क्रॉस में 60 के साथ गुना करेंगे, 2 को 60 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 120। AC का मान कितना आएगा हमारे पास भैया, 120 बटे में आ जाएगा यहाँ पर हमारे सामने √3। अब कभी भी नीचे संख्या हमारी रूट के अंदर दे दी गई हो तो उसका करना होता है हमें परिमेकरण। तो गुना का निशान लगा करके परिमेकरण किस प्रकार से किया जाता है, नीचे वाली जो रूट के अंदर संख्या है उसी को ऊपर भी गुना कर दिया जाता है, उसी को नीचे भी गुना कर दिया जाता है। अब परिमेकरण करने के लिए यहां पर आ जाते हैं भैया, आगे की कैलकुलेशन यहां पर कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा AC बराबर में हमारे पास क्या होगा भाई, 120 को √3 से गुना किया जाएगा तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 120 √3। उसके बाद नीचे वाली जो हमारी संख्या है √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी भैया, 3 ये हो जाती है। कई बार ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। तो यहां पर भैया 3 से 120 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं भाई, 3 से 120 को उड़ा दो, 3 चौके 12 होता है, 120 के पीछे वाली 0 बची है इसके पीछे लगा दो। अब यहां पर हमारे पास जो भी AC है उसकी लंबाई AC का मान कितना आ जाएगा, 40 √3 आ जाएगा। और ये किस में होगा भाई, मीटर में होगा, क्योंकि पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर पर उड़ रही है। तो डोर जो है उसकी लंबाई हो जाएगी यहां पर 40 √3 मीटर। यहां पर लिख भी देते हैं, डोर की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 √3 मीटर। ये हमारा उत्तर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलो अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। आसान चीज यहां पर समझने की क्या है कि सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है भाई, भवन दिया गया है 30 मीटर ऊंचाई वाला। तो यहां पर डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा यहां पर भवन, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 30 मीटर। अब इससे 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं कुछ दूरी पर, इस भवन से कुछ दूरी पर यह लड़का यहां पर खड़ा हुआ है और इसकी हाइट कितनी है, यहां पर 1.5 मीटर इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, ये हाइट हो गई। मान लेते हैं ये लड़का है यहां पर, इसकी हाइट कितनी हो गई 1.5 हो जाती है। ये मान लेते हैं इस बिंदु C पर खड़ा हुआ है और इसकी आंखें जो हैं वो कहां पर हैं भैया, D बिंदु पर हैं। जो भी हमारा ये D बिंदु है यहां से हम एक समांतर रेखा खींच देंगे क्षैतिज के। ठीक है, ये हमें हमेशा करना पड़ेगा क्योंकि इसकी आंखें जहां से होंगी वहीं पर कोण बनेगा। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कुल जो भवन की ऊंचाई है वो कितनी है, 30 है। लेकिन अगर इसकी हाइट को हम घटा देते हैं, जो इतना वाला भाग है इसको घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 30 में से 1.5 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28.5। ये इसकी हाइट, आंखों से जो भवन की हाइट है वो हो जाएगी। और जो भी हमारे पास ये है इसको नामकरण कर देते हैं भैया, A भी हमारा भवन है, ये वाला बिंदु हमारे पास है F कर लेते हैं इसको। जब ये लड़का यहां पर खड़ा है तो इसकी आंखों से भवन पर कोण जो बनता है ना, कोण कौन सा बनता है भाई, उन्नयन कोण जो बनता है वो 30 डिग्री पहले होता है। तो पहले यहां पर कितना है भाई, 30 डिग्री है। उसके बाद ये भवन की ओर चलकर जाता है, यहां से मान लो ये इस वाले बिंदु पर पहुंच जाता है। तो इस वाले बिंदु पर पहुंचने पर जो कोण है वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु का नाम कर देते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु हो जाएगा हमारा यहां पर ई बिंदु पर पहुंचने पर जो कोण है 30 डिग्री पहले था अब हो जाता है 60 डिग्री। इस तरह की जानकारी हमें यहां पर दी गई है। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास जो AF है वो कैसे मिला है हमें भैया, AF बराबर किसके हो जाएगा, AF ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 में से जो भी लड़के की हाइट है उसको घटाना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 30 घटा में 1.5 बराबर हो जाएगा ये किसके, 28.5 के बराबर ये हो जाएगा। इतने मीटर जो AF है उसकी आंखों से टावर की हाइट है या फिर जो भी भवन है उसकी हाइट है। हमें बताना है वो भवन की ओर कितना चल कर गया है, यानी कि D से E की दूरी अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो भैया उसने इतना ही चला है। और इस DE की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, हमें EF पता होना चाहिए। EF तो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, मैं त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज AEF। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, मैं यहां पर त्रिभुज लेने वाला हूं, त्रिभुज AEF। AEF वाले त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहां पर क्या बना है, देखो हम यहां पर आधार और हम यहां पर लंब जो दिया गया है इन दोनों का रिलेशन संबंध इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक आपको पता ही है, लाला आया लेकर
कच्चे कच्चे आम। लंब बटे में आधार क्या होता है भैया, टेन थीटा होता है, और थीटा का मान कितना है भाई 60 डिग्री। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया यहां पर हो जाएगा मेरे पास टेन 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पर हो जाएगा लंब बटे में आधार। लंब यहां पर ए बी है, आधार यहां पर ई एफ है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर ए बी बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास ई एफ। अब इसमें मान रखेंगे, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप कहोगे √3 होता है, बराबर में ए बी का मान कितना दिया गया है, ए एफ रखना होगा हमें, ठीक है। ए एफ रखेंगे, ये गलती से लिखा गया है, ए एफ यहां पर हमारे पास आ जाएगा क्योंकि इस वाले बिंदु को देखना है हमें, एफ है। तो भैया इसका मान कितना है 28.5 है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 28.5 बटे में मेरे पास आ जाएगा यहां पर ई एफ। अगर मैं यहां पर ई एफ का मान ज्ञात करता हूं तो सिंपल एक चीज मुझे क्या करनी होगी, जो भी हमारे पास ई एफ है उसको इधर भेज देता हूं और √3 को इसकी जगह पर भेज देता हूं, तो मेरे पास ई एफ का मान कितना निकल कर आ जाएगा, ई एफ बराबर हो जाएगा ये मेरा 28.5 बटे में √3 के, ये मान निकल कर आ गया है। इसका परिमेयकरण अभी नहीं करना है, परिमेयकरण की जरूरत होती है हमें बिल्कुल आखिरी में करने की, जब हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। इतना तो हमने कर लिया, अब क्या करने वाले हैं भाई, मैं अगर डी एफ भी ज्ञात कर लेता हूं। डी एफ क्या है भाई, आधार है कौन से वाले त्रिभुज का, ए डी एफ वाले का, और लंब हमारे पास है ही। तो अब की बार मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा, यहां पर त्रिभुज ले लेता हूं, ए डी एफ वाला त्रिभुज मैं ले रहा हूं। इसमें थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, जो हमारा यहां पर है टेन 30 डिग्री होगा। तो टेन 30 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा भैया हमारा, यहां पर देखो सिंपल है, यहां पर लंब होगा हमारा ए एफ और आधार हो जाएगा डी एफ। यानी कि मैं इसको किस तरह से लिखूंगा भैया, ए एफ बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास डी एफ। अब इसको आगे हल करने के लिए यहां पर आ जाते हैं, आसानी से इसको हल करेंगे। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप कहोगे ये होता है 1 बटे में √3। इसके बाद बराबर का निशान लगा लेते हैं, यहां पर ए एफ का मान तो सबको पता ही है, ये हो जाएगा हमारे पास 28.5 बटे में मेरे पास आ जाएगा यहां पर डी एफ। अब क्या करना पड़ेगा, डी एफ ज्ञात करने के लिए क्रॉस में 1 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी एफ बराबर में क्या हो जाएगा भैया, क्रॉस में इस तरह से भी गुना कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा मेरे पास 28.5 और √3 इसमें हो जाएगा गुना। डी एफ का मान मेरे पास यहां पर आ जाता है, देखो डी एफ का मान मेरे पास आ गया है और ई एफ का जो मान है वो भी मेरे पास आ जाता है। हमें ज्ञात क्या करना है, डी ई ज्ञात करना है। भैया डी ई कैसे ज्ञात किया जाएगा, देखो डी ई ज्ञात करने के लिए सिंपल चीज हमें क्या करनी होगी, डी ई ज्ञात करने के लिए हमें जो भी हमारी ये पूरी लाइन है डी एफ, इसमें से मैं ई एफ को घटा दूंगा, ठीक है। डी एफ में से ई एफ को अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पास डी ई ही बचेगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं भैया, डी एफ उसके बाद घटा में यहां पर आ जाएगा इसमें से ई एफ। अब इनके मान मुझे रखने पड़ेंगे भैया। तो देखो डी एफ का मान कितना ज्ञात किया है हमने, डीएफ का मान यहां पर हमने ज्ञात किया है 28.5। डीएफ के स्थान पर यहां पर आ जाएगा 28.5, उसके बाद √3 आ जाएगा। घटा का निशान लगा लेते हैं, यहां पर हमारे पास क्या है, ई एफ का मान हमें रखना है, और ई एफ का मान कितना आया था 28.5 बटे में √3। तो यह आ जाएगा 28.5 बटे में आ जाएगा √3। अब इसको हमें हल करना है। हल करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई भिन्न हो तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लिया जाता है। तो √3 नीचे आ जाता है, √3 का यहां पर एलसीएम लिया जाएगा तो √3 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्याएं क्या होंगी, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसको एलसीएम से ही गुना कर दिया जाता है, यानी कि इसको √3 से गुना कर देंगे तो 28.5 तो हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 28.5 हमने लिख लिया। इसके बाद भैया देखो √3 यहां पर है, √3 यहां पर है, √3 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 3। उसके बाद घटा का निशान लगा करके इसके नीचे पहले से ही √3 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28.5। ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब गुणा करेंगे, किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 28.5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 85.5, ठीक है। 85.5 ये हमारे पास हो जाएगा। घटा में हमारे पास आ जाएगा 28.5 बटे में हमारे पास आ जाएगा √3। अब इसको आगे हल करने के लिए आ जाते हैं भैया, यहां पर करेंगे आगे इसका हल करने में हमारे पास क्या होगा, 85.5 से 28.5 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 57 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 57 और बटे में आ
जाएगा हमारे पास √3। अगर कभी भी हमारी संख्या नीचे रूट में आती है, आखिरी आंसर हमें जब ज्ञात करना हो तो हमें उसका परिमेयकरण करना होता है। तो भैया परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, गुना का निशान यहां पर मैं लगा लेता हूं। परिमेयकरण करने के लिए √3 को ऊपर भी गुना कर देंगे, √3 को नीचे भी गुना कर देंगे। अब इसको आगे हल कर लेते हैं तो हमारे पास 57 √3 हो जाएगा और नीचे √3 को √3 से गुना करने पर हमारा क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। भैया 3 से 57 को हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 19 दिए 57 होता है तो यहां पर 19 आ जाएगा हमारे पास। जो हमारा उत्तर है वो कितना आ जाएगा भैया, 19 √3 मीटर आ जाएगा। जो भी ये लड़का है भैया 1.5 मीटर हाइट वाला, इस लड़के ने भवन की तरफ ये कितना चला है, DE चला है, और इस DE का मान कितना आ जाता है, यहां पर हमें मिल गया है। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं अब अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोलता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखो आसान चीज यहां पर हमें समझनी है। सबसे पहले एक भवन है भाई, ठीक है, तो यहां पर हम एक भवन का निर्माण कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा ये एक भवन हो जाता है। भवन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक मीनार लगी हुई है। तो भैया इस भवन के ऊपर इस तरह से हम एक मीनार लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारी यहां पर क्या हो गई, एक मीनार हो गई। ये भवन हो गया, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 20 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा यहां से यहां तक 20 मीटर, और इसका नाम भी दे देते हैं। ये हो जाएगा हमारा मान लो B बिंदु, ये हो जाएगा हमारा यहां पर C बिंदु, ये हो जाएगा हमारा यहां पर D बिंदु। BCD बिंदु ये हमारे हो जाते हैं। अब भूमि पर कोई एक बिंदु दिया गया है, उस भूमि के बिंदु से जो भी मीनार है उसका तल और शिखर जो है उसका उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री बनता है। ध्यान से इसको समझना है। यहां पर मान लेते हैं जो भी भूमि है उसका कहीं ये बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु को नाम दे देते हैं यहां पर कोई A बिंदु है, और इस A बिंदु से जो भी यहां पर मीनार है इसका तल और इसका ऊपर वाला हिस्सा, इन दोनों पर कोण बनता है, ठीक है। यानी कि यहां से इस तरह से और इस तरह से कोण बनेगा। जो भी ये कोण बनता है कितने कितने डिग्री का है, ये आपको दिया गया है। कितने कितने डिग्री का है यहां पर आप देख सकते हो, 45 डिग्री और 60 डिग्री का है। तो भैया सबसे पहले हमारे पास जो ये वाला कोण है ना, इधर इतना वाला कोण, ठीक है, सिर्फ ये पीला वाला जो कोण मैंने बताया है ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा इससे बड़ा वाला कोण बनता है भैया ये वाला पूरा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो दो कोण हमें यहां पर दिए गए हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार यानी कि CD हमें यहां पर ज्ञात करना है। हमें यहां पर जो भी भवन है उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो सबसे पहले देखो इस वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करके हम आधार ज्ञात कर लेते हैं। तो कौन से वाला त्रिभुज का हमें ज्ञात करना है, यहां पर ABC का इस्तेमाल करके। तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले त्रिभुज ABC में हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है ना ट्रिक क्या है, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम है। इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। लंब बटे में आधार, हमें लंब दिया गया है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो लंब बटे में आधार क्या होता है भाई, 10 होता है। और 10 कितना हो जाएगा यहां पर, इस वाले त्रिभुज में जो कोण है वो कितना बनता है, सिर्फ 45 डिग्री बनता है। तो 10 45 डिग्री यहां पर आ जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार हो जाएगा। लंब यहां पर BC है, आधार यहां पर AB है। तो ये हो जाएगा यहां पर भैया BC बटे में AB। अब इसको हल करेंगे, 10 45 डिग्री का मान सभी को पता होगा 1 होता है। बराबर में आ जाएगा हमारा यहां पर BC का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। उसके बाद बटे में हमारे पास AB आ जाता है। अब यहां से AB का मान ज्ञात करने के लिए AB को इधर 1 की तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा गुना में। AB को 1 में गुना करेंगे तो AB ही रहेगा। बराबर में आ जाएगा हमारे पास यहां पर 20 मीटर। जो भी हमारा यहां पर AB है वो भी कितना आ जाता है, यहां पर 20 मीटर आ जाता है। तो AB जो हमारा यहां पर आया है ये भी 20 मीटर हो जाता है। आधार भी हमें यहां पर कितना मिल गया है भैया, 20 मीटर मिल गया है। अब क्या करना होगा, अब हमें दूसरे वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा हमारा, ABD वाला हो जाएगा। एक बात यहां पर जानकारी के लिए आपके बता दूं, C वाला हमारा ये बिंदु है और B वाला हमारा ये बिंदु है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है आपने। अब यहां पर हम कौन सा त्रिभुज इस्तेमाल करने वाले हैं, ABD वाला। तो यहां पर लिख लेता हूं त्रिभुज ABD का इस्तेमाल यहां पर होगा। फिर से हम क्या करेंगे भैया,
लंब बटे में आधार करेंगे तो लंब बटे में आधार यहाँ पर हमारा क्या होता है 10 होता है और यहाँ पर हमारा कोण कितना होगा। अब अगर हम इस वाले त्रिभुज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोण हमारा हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री का, तो 10 60 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, लंब हमारे पास क्या है बी से डी है और आधार हमारे पास वही ए बी है, तो मैं इस तरह से लिखूंगा भैया बी डी बटे में यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ए बी। अब सिंपल सीधी बात क्या होगी, 10 60 डिग्री का मान हमें रखना पड़ेगा। 10 60 डिग्री का मान त्रिकोणमिति सारणी में आपको पता है √3 दिया गया है। बी डी का मान हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, ये तो हमें दिया ही नहीं गया है, तो भैया बी डी को ऐसा का ऐसा यहां पर हमें रख देना है। तो बी डी हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा बटे में ए बी का मान यहां पर हमने ज्ञात किया था, कितना आया था 20 मीटर आया था, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर। अब आसान तरीके से क्या करेंगे भैया, जो भी हमारा बी डी है उसका मान यहां पर हम ज्ञात कर लेंगे। 20 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20√3 बराबर में हमारे पास क्या बचा है, बी डी बचा है। भैया बी डी का मान हमारे पास आ जाता है, देखो बहुत सिंपल चीज है, यहां पर हमारे पास बी डी का मान हमें मिल जाता है। उसके अलावा हमें यहां पर बी सी का मान भी पता है, हमें यहां पर सी डी ज्ञात करना है, यानी कि जो भी मीनार लगी हुई है भवन के ऊपर, इतनी मीनार की ऊंचाई है ना, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो सी डी को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा भैया, इस सी डी को अगर मुझे ज्ञात करना है तो पूरा का पूरा जो यहां पर हमारे पास बी डी है, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं बी डी, इसमें से मुझे घटाना होगा भवन की ऊंचाई को, यानी कि बी सी को घटाना होगा, तो घटा में आ जाएगा यहां पर बी सी। अब बराबर का निशान लगा लेते हैं। बी डी का मान कितना था भैया, 20√3 था, उसके बाद घटा में यहां पर बी सी का मान कितना है, बी सी का मान आप यहां पर देख सकते हो 20 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 20। अब इसको हल कैसे किया जाए, देखो आसान तरीका है, दोनों में यहां पर 20 आता है तो मैं 20 को उभयनिष्ठ ले लेता हूं, तो 20 को उभयनिष्ठ लेने पर बचेगा क्या मेरे पास, √3 बच जाएगा। घटा में यहां पर मेरे पास जो 20 आता है, 20 के पहाड़े में 20 कितने पर आता है, 1 पर आता है, तो जो भी हमारा सी डी यानी कि मीनार की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 20√3 घटा में 1, ये उत्तर हो जाएगा हमारा किसमें, मीटर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हल कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आता है। इसमें दिया गया है एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखो जो भी पेडिस्टल होता है ना, उसके ऊपर रखा जाता है मूर्ति को, तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे भैया, एक पेडिस्टल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं एक पेडिस्टल है, कुछ इस तरह से पेडिस्टल बनाया जाता है। उसके ऊपर कोई भी मूर्ति है उसको इस तरह से रख दिया जाता है। आपने देखा होगा ना, ऐसे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके ऊपर कोई भी मूर्ति रखी जाती है। तो ये पेडिस्टल हो गया, इसके ऊपर ये मूर्ति यहां पर रख दी गई है। जो भी मूर्ति लगी हुई है उसकी ऊंचाई हमें यहां पर दी गई है 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर जो भी ये मूर्ति है इसकी ऊंचाई हमें यहां पर मिल जाती है। अब भूमि के एक बिंदु की बात करते हैं, तो मान लेते हैं भैया इस तरफ भूमि का कोई एक बिंदु है। इस भूमि के एक बिंदु से जो भी हमारी यहां पर मूर्ति का शिखर है उस पर 60 डिग्री का कोण बनता है। तो मूर्ति ऊपर की तरफ रखी गई है, इसका शिखर पर जो ये कोण बना है इसको मैं दिखा देता हूं, ये हो जाएगा यहां पर 60 डिग्री का कोण बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री का कोण। इसके बाद जो भी आगे हमें दिया गया है, हमें कहता है पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल का शिखर कौन सा है भाई, ये पेडिस्टल है, ये बिंदु इसका शिखर हो जाएगा। तो यहां पर जो कोण बनता है, ये वाला जो कोण बनेगा, ये कितने डिग्री का दिया गया है, 45 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये पीले वाला जो कोण बनेगा इतना, ये हो जाएगा 45 डिग्री का। अब इसका नामकरण करते हुए चलेंगे। ए बिंदु हो गया, उसके बाद बी बिंदु हो गया, यहां पर हमारे पास सी बिंदु हो जाएगा, इसको डी बिंदु रख देंगे। अब इसको हल करने के लिए क्या किया जाएगा, सिंपल तरीका होगा हमारा। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेंगे, कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे। ए बी सी वाला त्रिभुज पहले ले लेते हैं, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सबसे पहले हल में त्रिभुज ए बी सी मेरे सामने यहां पर आ जाता है। त्रिभुज ए बी सी में मुझे क्या करना है भाई, ट्रिक आपको पता है, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। हमें क्या करना होगा, हमें लंब और आधार को कंपेयर करना है। तो इसमें लंब और आधार को कंपेयर करने के लिए एल बटे में ए हमें करना होगा, और ये बराबर किसके होता है, tan थीटा के बराबर। हमारे पास इस त्रिभुज में जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री वाला। तो थीटा की वैल्यू tan थीटा यानी कि 45 डिग्री यहां पर हो जाएगा। बराबर में यहां पर हमारे पास क्या है,
लंब बटे में आधार है। लंब हमारा बी सी है और हमारा आधार ए बी है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया बी सी बटे में हो जाएगा यहां पर हमारा ए बी। एक चीज आपको पता है tan 45 का मान कितना होता है, त्रिकोणमिति सारणी में आपको 1 देखने को मिलेगा। बराबर में हमारे पास यहां पर बी सी बटे में हो जाएगा क्या भैया, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा बटे में ए बी। अब एक सिंपल काम यहां पर कर सकते हैं, ना तो हमें बी सी का मान पता है ना ही ए बी का मान पता है, लेकिन ए बी को इधर एक में गुना तो कर सकते हैं ना। ए बी को एक में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी बराबर में हो जाएगा हमारे पास बी सी। ये हमारा पहला समीकरण होगा कि जो भी हमारी भुजा ए बी और बी सी है वो एक दूसरे के बराबर है। ए बी बी सी ये एक दूसरे के बराबर निकलकर हमारी आ जाती हैं। इतना करने के बाद अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी का यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो भैया यहां पर आ जाएगा मेरे पास त्रिभुज ए बी डी। इस वाले त्रिभुज की बात अगर हम करते हैं तो इसमें भी हम क्या करेंगे भाई, लंब बटे में आधार कर लेते हैं। तो कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। हमारे पास लंब बटे में आधार किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। और tan थीटा कितना होगा, यहां पर कोण कितने डिग्री का बना है, 60 डिग्री का बना है। तो यहां पर हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर में हमारे पास यहां पर क्या है, लंब हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, बी से डी हो जाएगा। तो भैया यहां पर आ जाएगा मेरे पास बी डी बटे में आधार कितना होगा, आधार यहां पर आप देख सकते हो ए बी आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इस तरह से भैया ए बी। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है भैया, √3 होता है। बराबर का निशान यहां पर लगा देते हैं। आप मुझे बताओ बी डी को हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखो बी डी हमारी ये पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक की रेखा है। मैं इसको तोड़कर इस तरह से लिख सकता हूं बी सी जमा में सी डी। तो भी तो मेरी पूरी लाइन यहां पर बी डी बनती है ना। तो मैं यहां पर इसको इस तरह से लिख सकता हूं भैया बी सी। ठीक है, उसके बाद जमा में यहां पर इसमें लिख देता हूं मैं सी डी बटे में मेरे पास क्या आ जाता है भैया, यहां पर ए बी आया है। और ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो ए बी के स्थान पर मैं बी सी लिख सकता हूं। इस वाले ए बी के स्थान पर नीचे यहां पर मैं लिख देता हूं बी सी। इसके बाद आगे इसको हल करने के लिए यहां पर आ जाएंगे। इसमें हमें सिंपली करना क्या होगा, हमें यहां पर √3 जो दिया गया है इसमें मैं क्या करूंगा, बी सी का मान मुझे नहीं पता है तो इस तरफ मैं भेज देता हूं। इसमें ये हो जाएगा यहां पर गुणा में। तो बी सी √3 यहां पर हमें मिल जाएगा। बराबर का निशान यहां पर लगा लेते हैं। यहां पर बी सी जमा में सी डी होगा। अब देखो सी डी का मान तो हमें पता है 1.6 है। तो बी सी मेरा ऐसा का ऐसा रहेगा, जमा में सी डी जो है इसकी जगह पर आ जाएगा 1.6। अब जो बी सी वाले पद हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे। इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा तो यहां पर हमारे पास बी सी √3 जो है ये ऐसा का ऐसा रहेगा। बी सी यहां पर जमा का है, इस तरफ लेकर आ जाऊंगा तो हो जाएगा यहां पर घटा का बी सी बराबर में मेरे पास आ जाएगा 1.6। अब इसको हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो बी सी दोनों में आता है तो मैं उभयनिष्ठ ले सकता हूं। बी सी को उभयनिष्ठ लेने के बाद बचेगा क्या मेरे पास है, √3 बच जाएगा। उसके बाद घटा का निशान लगा लेते हैं। यहां पर बी सी है, इसी को मैंने उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लिया है तो एक यहां पर बच जाएगा। बराबर में आ जाएगा मेरे पास 1.6। मुझे बी सी का मान यहां पर ज्ञात करना है तो भैया बी सी बराबर में 1.6 तो आ जाएगा। यहां पर जो भी √3 घटा में एक बी सी के साथ कैसे है, गुना में दूसरी तरफ भेज दूंगा तो ये हो जाएगा यहां पर भाग में। यहां पर आ जाएगा मेरे पास √3 घटा में 1। अब अगर कोई भी संख्या हमें नीचे रूट के अंदर दी गई हो तो मैंने आपको क्या बताया था, परिमेयकरण करना होता है। कक्षा 9वीं में आपने ये सीखा था। परिमेयकरण करने के लिए हमें अगर दो पद दिए गए हैं नीचे तो उनके बीच के निशान को हमें बदली भी करना होता है। यहां पर हमें घटा का निशान दिया गया है तो जमा का निशान कर देंगे इन दोनों के बीच का। √3 जमा में 1 गुना कर देंगे ऊपर और इसी तरह से √3 जमा में 1 नीचे भी गुना कर दिया जाएगा। तो भैया बी सी यहां पर हमारे पास ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बराबर का निशान लगा करके यहां पर 1.6 है, इसमें हमें गुना करना है किसको भैया, √3 जमा में 1 को यहां पर हमें गुना करना है। देखो 1.6 को √3 जमा में 1 से गुना करने पर हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको समझनी पड़ेगी। नीचे हमारे पास क्या दिया गया है, ए घटा में बी और ए जमा में बी दिया गया है। कक्षा 9वीं में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए घटा में बी और उसके बाद होता है भैया ए जमा में बी। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल जब करते हैं परिमेयकरण में तो ये क्या होता है, a की पावर 2 घटा में
b की पावर 2 के बराबर होता है। तो भैया हमारे पास a का मान √3 है, b का मान हमारे पास 1 है। इसमें नीचे क्या किया जाएगा, हमें कि ये किस रूप में दिए गए हैं, इस रूप में दिए गए हैं, इस रूप में इनको परिवर्तित कर देते हैं। a की पावर 2 यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा √3 है उसकी पावर 2 हो जाएगा, घटा में जो भी हमारा 1 है उसकी पावर भी 2 कर देंगे। तो हमारे पास बी सी का मान कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं √3 जमा में 1, वो ऐसी की ऐसी रहेंगी। और नीचे वाली संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर 3 बचेगा, भैया 3 लिख लेते हैं। उसके बाद घटा का हमारे पास 1 की पावर 2 करने पर हमारा 1 ही रहेगा। इसके बाद बराबर का निशान यहाँ पर लगा लेते हैं, इसी के सामने इसका हल प्राप्त करते हैं तो 1.6 आ जाएगा हमारे पास। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास √3 जमा में 1 आएगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 3 में से 1 को घटाने पर हमें यहां पर मिल जाएगा 2। अब इस 2 से क्या मैं 1.6 को काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकते हैं भाई। 2 से 1.6 को काटेंगे तो 0.8 मुझे मिल जाएगा। तो जो भी यहां पर हमें ज्ञात करना था, जो भी हमें बी सी की ज्ञात करना था, बी सी की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, ठीक है। बी सी का मान यहां पर कितना मिलेगा भैया, 0.8, और ये वाला ब्रैकेट हमारा ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर फाइनल उत्तर हमारा आ जाएगा 0.8 और रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास √3 जमा में 1। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर फाइनल उत्तर, यानी कि जो भी पेडिस्टल हमारा यहाँ पर बी सी है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हमने ज्ञात कर ली है। और ये किस में होगी भैया, मीटर में। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ जाता है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहां पर दिया गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल चीजें यहाँ पर हमें दी गई हैं। हमारे पास एक मीनार है और एक भवन है, ठीक है। दो चीजें हमें यहाँ पर बनानी होंगी। तो सबसे पहले इस तरह से एक रेखा लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई रेखा, एक तरफ बना लेते हैं यहाँ पर भैया भवन, एक तरफ बना लेते हैं यहाँ पर मीनार, ठीक है। एक ऊंची होगी एक नीची होगी। इस तरह से हमारी ये दो चीजें हमने यहाँ पर बना ली हैं। मान लेते हैं इस तरफ हमारी ये मीनार है। मीनार जो है उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 50 मीटर है। तो भैया ये हो जाएगी हमारे यहाँ पर 50, ठीक है। मीनार जो है ये 50 मीटर ऊंची होने के बाद अब हमें बोला क्या गया है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है तो मीनार का पाद बिंदु से जो भी यहाँ पर भवन है उसका यहाँ पर कोण जो बनता है उन्नयन कोण, वो 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर इस तरह से जो कोण बनेगा, ये कोण कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री का, यहाँ पर ये कोण बन जाता है। आसानी से इस चीज को हमने समझा। इसके बाद आगे कहता है कि भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है इसका पाद बिंदु हो गया, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां पर जो कोण बनेगा वो हो जाएगा 60 डिग्री का। तो इस तरह से यहां पर लगा लेते हैं भैया, ये हो गया हमारा यहां पर 60 डिग्री का कोण। हमें यहां पर सबसे पहले नामकरण कर देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा यहां पर भैया ए बी, हमारे पास क्या हो जाता है, जो भी हमारा ए बी है ये एक मीनार हो जाती है और सी डी जो हमारा है ये भवन हो जाता है। लिख लेते हैं भैया, इस तरफ भवन है और इस तरफ हमारी मीनार है। हमें ज्ञात करनी है भवन की ऊंचाई, तो सी डी हमें बेसिकली ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो भी हमारा त्रिभुज ए बी सी है इसका इस्तेमाल करके हमें यहां पर लंब दिया गया है, आधार ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहीं लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। आपको ट्रिक पता है, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। हमें यहां पर लंब और आधार बनाना है। तो लंब और आधार क्या होता है हमारा, 10 होता है। यहां पर कोण कितना हो जाएगा, देख सकते हो 60 डिग्री है। तो भैया 10 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है, यहां पर ए बी है और आधार बी सी है। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं भैया ए बी बटे में हो जाएगा यहां पर बी सी। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप बताओ मुझे। 10 60 डिग्री त्रिकोणमिति सारणी में कितना दिया गया है, आप कहोगे √3 दिया गया है। ए बी का मान यहां पर हमें रखना होगा। ए बी का मान कितना है भाई, 50 है। तो 50 बटे में यहां पर आ जाएगा हमारे पास BC। अब यहां पर क्या किया जाए, हम BC का मान ज्ञात कर रहे हैं तो BC को √3 की जगह और √3 को BC की जगह अदला बदली हमें कर देनी है। तो BC बराबर हमारा कितना हो जाएगा भैया, 50 बटे में आ जाएगा यहां पर √3। ये BC का मान आ जाता है। अब दूसरा वाला त्रिभुज ले लेते हैं भैया। जो भी हमारे पास ये आधार था ना, ये कितना आ गया है, यहां पर लिख भी देते हैं 50 बटे में √3 मीटर ये आ जाता है।
अब हम यहाँ पर बी सी डी वाला त्रिभुज ले लेते हैं। इसका आधार हमें पता है तो लंब आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज लेंगे भैया बी सी डी वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में जो भी हमारे पास यहाँ पर 10 है, अब की बार थीटा कितना हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज में कोण कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, बराबर का निशान लगा करके लंब बटे में आधार होता है लंब सी डी आधार बी सी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी डी बटे में आ जाएगा यहाँ पर बी सी। अब 10 30 डिग्री का मान कितना होगा, 10 30 डिग्री का मान त्रिकोणमिति सारणी में 1/√3 दिया गया है, बराबर में सी डी का मान तो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सी डी मेरा ऐसा का ऐसा रहेगा, बटे में जो बी सी है भैया बी सी का मान कितना है 50√3 दिया गया है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 50 बटे में √3 मैंने लिख लिया। अब इसको आगे हल करना है, हमें इसको सरल करना है, तो उसके लिए आ जाते हैं यहाँ पर। देखो सबसे आसान तरीका तुम्हें बताता हूँ, √3 को इधर सी डी से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी डी, बराबर का निशान लगा लेते हैं। क्रॉस में यहाँ पर 50√3 को 1 से गुना करेंगे, 50√3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा 50√3 ही यहाँ पर रहेगा। इसके बाद हमें सी डी का मान ज्ञात करना है, तो √3 को दूसरी तरफ भेज देते हैं। इस तरफ हमारा सी डी बचेगा, बराबर में हमारे पास 50 बटे में यहाँ पर आ जाएगा √3 ऐसा का ऐसा, और ये वाला जो √3 गुना में है दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा ये भी नीचे यहाँ पर, ठीक है, नीचे चला जाएगा। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, हमारा जो सी डी का मान है वो कितना आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा, और √3 को √3 से गुना करने पर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाता है भैया सी डी का मान। इस मान को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भैया ये हो जाएगा हमारे पास 16 सही 2/3। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। आप कहोगे भैया ये आया कैसे है, ठीक है, ये मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा। अगर आपको ये ज्ञात करना है कि ये किस तरह से आया है तो आप क्या कर सकते हो, जो भी 50 है उसको भाग कर सकते हो, ठीक है, उसको आप भाग कर लो भैया 3 से। भाग करने पर क्या मिलेगा, 3 के पहाड़े में देखो 3 एकम 3 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, 0 लगा लेंगे, 3 छिके हो जाता है हमारे पास 18। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। तो जो हमारे पास यहाँ पर शेषफल बचता है, देखो 16 हमारा जो आया है यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके बाद जो शेषफल हमारा बचा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको यहाँ पर हमने लिख दिया। तो जो भी हमारा 50 बटे में 3 मीटर है, इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हो, 16 सही 2/3। उत्तर चेक कर सकते हो एनसीईआरटी में, आपको या तो इस तरह से मिल जाएगा या फिर इस तरह से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। इसकी जो आकृति बना हुआ ना, वहां से ही बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अगर आकृति आपने समझ ली तो आसानी से जो भी पूछा गया है उसको ज्ञात किया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। तो यहां तक हमने इस जो भी यहां तक जानकारी दी गई है ना, उसको हम बना लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है भैया, एक चौड़ी सड़क दी गई है, ठीक है, ये सड़क हमें यहां पर दी गई है। इस सड़क के दोनों ओर खंबे लगे हुए हैं भैया, एक ये खंबा मैंने लगा दिया, एक ये खंबा लगा दिया। और खंबों के बारे में जानकारी क्या दी गई है, समान लंबाई वाले हैं। जो लंबाई इसकी होगी, मान लेते हैं ये h लंबाई वाला है तो इसकी भी h लंबाई हो जाएगी, दोनों की लंबाई बराबर है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से, ठीक है, अब जो भी 2 खंबे हैं उनके बीच में सड़क पर कोई बिंदु है। खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। मान लेते हैं यहां पर हमारे पास कोई बिंदु है, इस बिंदु को नामकरण कर देंगे, कुछ भी नामकरण बाद में कर देंगे। अभी के लिए मान लेते हैं हमारे पास ये एक बिंदु है, और इस बिंदु से दोनों खंभों पर जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है। तो भैया इस तरफ मैं इस तरह से बना लेता हूं, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया। जो भी हमारा इधर वाला कोण है ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री का, और जो इधर वाला कोण है ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री का। 2 कोण यहां पर हमारे पास बन जाते हैं। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखो जो भी हमारे ये खंभे हैं इनकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, और इन खंभों से, इस वाले खंभों से इस बिंदु की दूरी और इस वाले खंभे से इस बिंदु की दूरी क्या है ये भी हमें बताना है।
अब जो भी चीज़ें हैं उनका नामकरण कर देते हैं भैया। मान लेते हैं हमारा पहला वाला खंभा ए बी है, उसके बाद जो सड़क हमारी है उसकी चौड़ाई बी सी है, और दूसरे वाला खंभा हमारा यहाँ पर डी सी है, और जो भी सड़क पर बिंदु है उसको मान लेते हैं ये ई बिंदु हो जाएगा। ये नामकरण चीज़ें हमने यहाँ पर कर दी हैं। अब हमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। माना दो खंभे ए बी और डी सी एच ऊंचाई के हैं, ठीक है। ए बी और डी सी, ये ए बी ये डी सी दोनों की ऊंचाई एच दी गई है। इसके अलावा मान लेते हैं डी सी से बिंदु की जो दूरी है वो हमने यहां पर क्या मान ली है भैया, डी सी से बिंदु की दूरी x हमने मान ली है। तो डी सी वाला खंबा ये है, इस बिंदु की दूरी क्या मान ली हमने, ये वाली जो बिंदु की दूरी है इसको हमने x मान लिया। ये हमने x अगर मान लिया है तो सड़क की चौड़ाई कितनी दी गई थी हमें, 80 मीटर दी गई थी, ठीक है। कुल जो चौड़ाई यहां पर सड़क की है वो कितनी दी गई है, 80 मीटर यहां से यहां तक हमें दी गई है। अगर यहां पर मैं ए बी से बिंदु की दूरी ज्ञात करना चाहूं तो वो कैसे मिलेगी मुझे, कुल यहां पर 80 है। अगर 80 में से मैं इसको घटा दूं, x को घटा दूं, तो मेरे पास बीई का मान कितना आ जाएगा, कुल में से मुझे x को घटाना है, यानी कि कुल दूरी है मेरे पास, कुल चौड़ी सड़क है 80, इसमें से घटा दूंगा मैं x को, तो उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, जो भी बीई है उसका मान यहां पर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल चीजें हमारे पास क्या हो गई हैं, अगर ये x होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 घटा में x, और बी सी की कुल चौड़ाई जो भी सड़क है उसकी कुल चौड़ाई है 80। अब यहां पर हम कुछ कोण लेने वाले हैं, त्रिभुज लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं डी सी ई वाला त्रिभुज ले लूं अगर, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले यहां पर मैं बात करता हूं त्रिभुज डी सी ई की। त्रिभुज डी सी ई में मेरे पास कोण कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। लंब और आधार की बात मैं करने वाला हूं। लंब और आधार होता है हमारा टेन थीटा, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास भैया 10, और थीटा का मान आपको पता है ना 60 डिग्री यहां पर आ जाएगा। बराबर में जो भी मेरी वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, देखो लंब बटे में 10 क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब मेरे पास h है और आधार मेरे पास x है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर आ जाएगा मेरे पास h, उसके बाद बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास x। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप कहोगे √3 होता है। इसके बाद बराबर का निशान लगा करके हमारे पास h आ जाएगा। x यहां पर कैसे है भैया, ये है भाग में, इस तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा इस √3 के साथ गुना में, तो √3 को थोड़ा सा इस तरफ खिसका के x इसके साथ में यहां पर हो जाएगा भैया गुना में। जो भी हमारा h का मान है वो हमें यहां पर मिल जाता है। आप देख सकते हो h का मान यहां पर हमें कितना मिल गया है, √3x मिल जाता है। ये हमारा पहला समीकरण हमने बना लिया है। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम दूसरे वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, ए बी ई वाले त्रिभुज का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके लिए लिख लेता हूं त्रिभुज ए बी ई में, इस वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, लंब बटे में आधार हमें करना होगा। लंब बटे में आधार होता है हमारा 10, तो यहां पर हमारा कोण कितना दिया गया है, इस कोण को आप देख सकते हो ये 30 डिग्री दिया गया है, तो 10 30 डिग्री बराबर में हमारा क्या हो जाएगा भैया, लंब बटे में आधार। तो लंब हमारे पास h है, आधार हमारे पास कितना है 80 घटा में x है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, बटे में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 80 घटा में x। इसके बाद 10 30 डिग्री का मान कितना होगा, 10 30 डिग्री जो है इसका मान होता है 1 बटे में √3, तो इसका जो भी मान होता है वो हमने रख दिया। बराबर में हमारे पास जो h है भैया, इसका मान हमने कितना ज्ञात किया था, इस वाले h की स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, √3x लिख सकता हूं। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास √3x, उसके बाद बटे में मेरे पास आ जाएगा यहां पर 80 घटा में x, ऐसा का ऐसा। अब आगे वाले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, सरलीकरण करना पड़ेगा। सरलीकरण के लिए इस तरह से क्रॉस में गुना करेंगे, 80 घटा x को 1 से गुना करूंगा तो भैया ये मेरे पास 80 घटा में x ही रहेगा। इसके बाद बराबर का निशान लगा दूंगा, √3 को √3x से गुना करूंगा। सबसे पहली बात √3 को √3 से गुना करने पर ये 3 हो जाएगा, उसके बाद जो x है वो ऐसा का ऐसा यहां पर लगा रहेगा। अब इस तरफ मेरा 80 भाई ऐसा का ऐसा, बराबर में मेरे पास 3x आ जाएगा, घटा का x जो यहां पर है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा जमा का x से 3x जमा में x, इस तरफ हमारे पास 80 आ जाएगा, बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा 3x जमा में x, ये हो जाएगा 4x। अगर मुझे x का मान ज्ञात करना है तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 यहां पर कैसे है भैया, गुना में है, तो इस तरफ मेरे पास 80 आ जाएगा और उसके भाग में आ जाएगा यहां पर 4। 4 से 80 को काट दूंगा, कितने पर कटेगा, 20 पर कटेगा, ठीक है। ये 20 पर कटेगा, यानी कि जो भी x है उसका मान आ जाएगा 20 मीटर। अब एक सिंपल चीज यहां पर देखो, जो भी हमारा ई सी है भैया, x है, इसका मान आ गया यहां पर 20 मीटर। लिख देता हूं x का मान यहां पर हमारे पास 20 आ जाता है, तो मेरे पास ई सी
ई सी का मान अगर 20 यहाँ पर होगा तो जो भी हमारा यहाँ पर बी से ई है इसका मान क्या हो जाएगा, 80 में से हमें x को घटाना होगा, 80 में से x को घटाएंगे तो बी सी का, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सिंपल चीजें मैं लिख देता हूँ। मेरे पास जो भी ई सी है वो x हमारा है, उसका मान आ जाता है भैया 20 मीटर। इसके अलावा मेरे पास जो बी ई है, ठीक है, बी से ई है, उसका मान कितना है भैया, उसका मान आप देख सकते हो 80 घटा में x है, तो मैं यहाँ पर 80 लिख लेता हूँ। उसके बाद जो भी x का मान घटा में 20 है, 80 घटा में x है ना, तो x के स्थान पर मैंने 20 रख दिया, तो 80 में से 20 को घटाऊंगा तो यह आ जाएगा मेरे पास 60 मीटर। यानी कि जो भी बी ई है उसका मान मेरे पास कितना आ जाता है, 60 मीटर आ जाता है। ई सी का मान हमने ज्ञात कर लिया, बी ई का हमने ज्ञात कर लिया। अभी ज्ञात करना बचा क्या है उस पर आ जाते हैं भैया। क्या ज्ञात करना बचा है अभी, जो भी यहाँ पर ऊंचाई है ना दोनों खंभों की, उसको तो हमने अभी तक ज्ञात किया ही नहीं है। खंभों की ऊंचाई भी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी पड़ेगी। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम पहले समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला समीकरण सीधा का सीधा यहां पर हम लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या है, h बराबर में हमारा हो जाएगा यहां पर x √3 हो जाएगा या फिर √3x हो जाएगा, ठीक है। तो h बराबर में x का मान कितना रख देते हैं भैया, 20√3 यहां पर रख देते हैं। तो जो भी खंबे की ऊंचाई है यहां पर हमने जस्ट क्या किया, x का जो भी मान था x के स्थान पर हमने रख दिया 20, h का मान भी यहां पर हमें मिल जाता है। हमें तीन चीजें ज्ञात करने को बोली गई थी। खंभों की ऊंचाई हमने यहां पर ज्ञात कर ली है, ये किस में हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी। इसके अलावा जो भी सड़क पर बिंदु था उसकी दूरी ए बी से और डी सी से कितनी है वो भी हमने यहां पर ज्ञात कर ली है। तो फाइनल उत्तर जो है अपना यहां पर लिखेंगे। खंभों की ऊंचाई यहां पर हमने ज्ञात की है 20√3 मीटर। एक तो ये उत्तर हो गया। ए बी से बिंदु की दूरी, ये हमारा ए बी है, यहां से बिंदु की दूरी कितनी है, इस वाले ई बिंदु की जो सड़क पर बिंदु बनाया गया है वो बी ई है, और बी ई का मान हमने कितना ज्ञात किया, 60 मीटर। तो ये हो जाएगा यहां पर 60 मीटर। इसके बाद जो भी हमारा डी सी है उससे बिंदु की दूरी, डी सी वाला खंभा ये हो गया, इससे बिंदु की दूरी कितनी है, 20 मीटर हमने ये ज्ञात कर ली थी। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर है उसके उत्तर हमने यहां पर ज्ञात कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। यहां तक जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार अपनी आकृति का निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले एक नहर है भैया, तो मान लेते हैं ये हमारी एक नहर है। एक किनारा नहर का ये है, एक किनारा ये है। एक किनारे पर टीवी टावर खड़ा हुआ है भैया, तो ये इधर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक टीवी टावर, ठीक है। ये टीवी टावर हमने यहाँ पर बना दिया। अब जो भी दूसरी नहर जो का जो दूसरा किनारा है उस किनारे से जो भी टावर है उसके शिखर का उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। यानी कि इस बिंदु से ऐसे जोड़ेंगे तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहां पर इसको इस तरह से जोड़ देते हैं और कोण जो भी हमारा बनता है वो हो जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद आगे हमें बोला गया है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जो भी हमारा ये वाला तट है, ठीक है, ये नहर है। नहर के एक तट पर टावर हो गया, दूसरे तट पर हमारा उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। जिस तरफ ये कोण बनता है इसी तरफ 20 मीटर दूर, तो हमें क्या करना होगा, इसी रेखा को हमें आगे इस तरह से बढ़ाना होगा, ठीक है। 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु है, ठीक है। ये पाद बिंदु है। पाद बिंदु से जो भी आग रेखा इधर आ रही है इस तरफ हमारा एक बिंदु है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री यहां पर बनता है। तो जो भी यहां पर हमारा बिंदु है इस बिंदु से हम क्या करते हैं, टावर के शिखर पर इस तरह से रेखा लगा देते हैं और यहां पर कोण कितना बन जाता है अब की बार 30 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री कोण बनने के बाद टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। जो जानकारी हमें यहां पर दी गई है वो ये है कि भैया इस नहर के इस किनारे से इस वाले बिंदु की जो दूरी है वो 20 मीटर यहां पर दी गई है, ठीक है। ये 20 मीटर हमें दिया गया है। तो जो भी आकृति बनाई है नामकरण कर लेंगे। मान लेंगे हमारे पास भैया यहां पर ए बी टावर है, ये वाला बिंदु हमारे पास सी है, ये वाला हमारे पास डी है। अब मान लेते हैं कि जो भी टावर है उसकी हाइट h हो जाती है, उसकी ऊंचाई h हो जाती है, और जो भी नहर है उसकी चौड़ाई को x यहां पर मान लेते हैं। अब इन्हीं चीजों को यहां पर सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा।
टावर की ऊंचाई को हमने h माना है, नहर की चौड़ाई को हमने यहाँ पर x माना है। ये चीजें तो आसानी से हमने लिख ली हैं। अब कौन सा त्रिभुज ले ले, पहले यही ले लेते हैं भैया, ए बी सी वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में हमारा जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और हमें यहाँ पर क्या करना है भैया, h और x यानी कि लंब और आधार की हम बात कर रहे हैं। लंब और आधार हमारा क्या होता है, ट्रिक आपको पता है, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम वाली ट्रिक जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। लंब बटे में आधार ये 10 के बराबर होता है और थीटा यहां पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं भैया, ये हो जाएगा हमारे पास 10, थीटा की जगह पर 60 डिग्री, बराबर में हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, जो भी ए बी है बटे में आ जाएगा बी सी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए बी बटे में आ जाएगा यहाँ पर बी सी। 10 60 डिग्री का मान आपको याद हो गया होगा, ये होता है √3, बराबर में ए बी का मान आप यहाँ पर देख सकते हो h है और बी सी का मान x है। यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं h बटे में x है। अब यहां से एक चीज सिंपल की जा सकती है कि जो भी h है उसका मान निकाल सकते हैं। x को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास √3, उसके बाद इसमें हो जाएगा x गुना, बराबर में हो जाएगा मेरे पास h। ये हो जाएगा मेरा पहला समीकरण। इस पहले समीकरण के बाद क्या करना होगा, जो भी ए बी डी यहां पर हमारा आता है, इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं त्रिभुज ए बी डी की बात मैं कर रहा हूं भैया। त्रिभुज ए बी डी में जो भी चीजें हैं उनको समझ लेते हैं। देखो ए बी डी में हमारे पास क्या होगा, हमारा लंब और आधार की बात करेंगे। तो भैया लंब बटे में आधार ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। यहां पर हमारा 10 आ जाएगा। कोण कितना दिया गया है, इसमें 30 डिग्री दिया गया है, तो 10 30 डिग्री यहां पर आ जाएगा। बराबर में यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी बटे में बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास भैया ए बी बटे में यहां पर आ जाएगा हमारे पास बी डी। अब इसको आगे हल करने के लिए नीचे जगह नहीं है, तो रेखा लगाते हैं और यहां पर इसको हल करते हैं। आसान तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम जो भी 10 30 डिग्री है इसका मान रखेंगे। 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3। इसके बाद बराबर का निशान यहां पर लगा लेते हैं। जो भी मेरा ए बी है भैया वो क्या होगा, देखो जो भी ए बी है उसका मान यहां पर आप देख सकते हो h है, तो ए बी के स्थान पर मैं h रख देता हूं। उसके बाद नीचे वाली संख्या मेरी क्या है, बी डी है। और बी से डी आप निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो भैया, x और 20 मीटर को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो h के नीचे बी डी है, बी डी को मैं कैसे लिख सकता हूं, x जमा में 20 यहां पर आ जाएगा। इसके अतिरिक्त एक काम और किया जा सकता है, यहां पर जो भी h है इसका मान हमने यहां पर ज्ञात किया था, इसकी जगह पर रखा जा सकता है। तो आगे वाले भाग में इसको हम रख देंगे। x जमा 20 है, इसको क्रॉस में इस तरह से गुना किया जाएगा। तो x जमा 20 की जगह पर, मतलब x जमा 20 को 1 से गुना करने पर हमारा x जमा में 20 ही रहेगा। उसके बाद जो भी हमारा ये वाला h है भैया, इस वाले h की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, h का जो भी मान हमने पहले समीकरण में ज्ञात किया था उसको रख देते हैं। बराबर का निशान लगाएंगे, h के स्थान पर यहां पर आ जाएगा √3x। और इसके अलावा हमें ये वाला √3 कैसे दिया गया है, भाग में इस तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा गुना में। तो ये वाला √3 भी यहां पर आ जाएगा हमारे पास गुना में। उसके बाद इसको हल हमें करना है। यहां पर हमारे पास आ जाएगा भैया x जमा में आ जाएगा हमारे पास 20। बराबर का निशान लगा करके √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 3 और x इसमें ऐसा का ऐसा ये वाला x गुना में आ जाएगा। ठीक है, √3 को √3 से गुना करने पर हमारा 3 आ जाता है। अब एक सिंपल चीज हमें क्या करनी है, जो भी हमारा इस तरफ 20 है वो उसको ऐसा है का ऐसा रहने देंगे। बराबर में हमारे पास 3x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहां पर क्या है, x है, जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे, हो जाएगा घटा का x है। अब हमारे पास भैया 20 बराबर में 3x में से x को घटाने पर हमें यहां पर कितने की प्राप्ति हो जाएगी भैया, 2x की प्राप्ति हो जाएगी। 2 से अगर हम 20 को काटेंगे तो ये कितने पर कटेगा, 10 पर कटेगा। इस तरफ हमारा 10 आएगा, बराबर में हमारे पास x आएगा। जो भी हमारा x यहां पर आता है उसका मान कितना आ जाता है, 10 हमारे पास आ जाता है। जो भी x है इसका मान तो आ गया x, मतलब 10 आ गया x का मान। इसके अतिरिक्त हमें एक चीज और ज्ञात करनी है, वो दूसरी चीज ज्ञात करनी क्या है, हमें h का मान भी हमें ज्ञात करना है। और h का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, पहले वाले समीकरण का इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां पर पहला वाला समीकरण मैं लिख लेता हूं। ये हो जाएगा मेरे पास h बराबर में यहां पर आ जाएगा √3x। पहला समीकरण ऐसा का ऐसा लिखा मैंने, h बराबर में x का मान कितना आया है भैया, 10 आया है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 10 और जो भी √3 है वो इसमें गुना हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा यहां पर मीटर में। तो देखो जो भी हमारा टावर की ऊंचाई थी उसको हमने h माना था, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं
तो टावर की जो ऊंचाई है उसको हमने h माना था, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई इसको हमने क्या माना था, h माना था, और इसका मान यहां पर हमने कितना ज्ञात कर लिया है, 10√3 मीटर। तो इसके सामने यहां पर लिख लेते हैं 10√3 मीटर। और जो भी नहर थी भैया, नहर की चौड़ाई जो थी उसको भी हमने क्या माना था, जो भी नहर की चौड़ाई है उसको भी हमने x माना था। शुरू में आप यहां पर देख सकते हो x हमने माना था, और इसका मान कितना आ गया है, 10 मीटर यहां पर आ जाता है। तो जो भी हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, दोनों चीजें हमने यहां पर ज्ञात कर ली हैं, ये हो जाएंगे उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में ये आया हुआ है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। इसमें दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सिर्फ यहां तक क्वेश्चन को समझते हैं और आकृति का निर्माण करते हैं। हमें बोला गया है कि एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर, उसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बनता है। भाई केबल टावर के शिखर पर उन्नयन कोण बन रहा है भवन के शिखर से 60 डिग्री, यानी कि भवन की हाइट कम होगी। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक केबल टावर बना लेते हैं एक तरफ, और एक तरफ बना लेते हैं यहां पर भैया हम एक भवन। ठीक है, ये हमने जो भवन बनाया है इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, भवन हमारा ये वाला है, इसकी ऊंचाई दी गई है 7 मीटर। तो यहां पर मैंने 7 लिख दिया, इसकी ये ऊंचाई हो जाती है। अब यहां पर जो हमारा ये टीवी टावर है, ठीक है, ये टीवी टावर हमारा दिया गया है, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो अब हमें जो जानकारी दी गई है वो ये है कि 60 डिग्री कोण बनता है भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, यानी कि ऊपर वाले बिंदु से। तो देखो ये है भवन का शिखर, ये है केबल टावर का शिखर, तो ये वाला कोण बनेगा हमारा। अब यहां कोण बनने के लिए हमें क्षैतिज रेखा की जरूरत होगी, तो एक क्षैतिज रेखा हमें यहां पर इस बिंदु से बनानी पड़ेगी। पीले रंग वाली क्षैतिज रेखा मैंने यहां पर बना दी है। अब यहां पर दोनों के शिखर जो हैं उनको जोड़ देंगे, कोण कितना बनेगा, यहां पर 60 डिग्री का बन जाएगा। इसके बाद आगे समझो, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। भवन के शिखर को और जो टावर का शिखर है कोण 60 डिग्री है। भवन के शिखर का और जो टावर है उसके पाद, पाद यानी कि पैर, ठीक है, ये पाद हो गया, ये भवन का शिखर हो गया। इनका जो कोण बनता है, किस तरह का कोण, अवनमन कोण जो बनता है वो 45 डिग्री का है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, जो भी भवन का शिखर है और टावर का पाद है उसको जोड़ना पड़ेगा। जो भी अवनमन कोण है वो क्षैतिज से नीचे की तरफ बनता है, ये क्षैतिज रेखा हमारी है, इससे नीचे की तरफ यहां पर जो कोण है वो बन जाएगा 45 डिग्री। और मैंने आपको बताया था जो भी हमारी क्षैतिज रेखा है वे एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इधर जो कोण बनेगा वही कोण इधर बनता है, एकांतर अंतः कोण ये होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। इतनी जानकारी आपको मिल गई। नामकरण भी हमें यहां पर करना होगा, तो नामकरण में यहां पर सबसे पहले मैं मान लेता हूं भवन मेरा यहां पर ए बी होगा, उसके बाद सी डी मेरा हो जाएगा यहां पर टावर, और ई बिंदु इस वाले को मान लेते हैं। मुझे ज्ञात क्या करना है आगे, यहां पर टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि मुझे डी सी ज्ञात करना है। पूरा डी सी ज्ञात करने के लिए अगर मुझे ई सी का पता चल जाए और डी ई का पता चल जाए तो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसमें से एक चीज तो हम यहां पर पता कर ही सकते हैं कि जितनी भवन की ऊंचाई यहां पर है, ये वाली हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं, तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो बराबर होगी। अगर ये 7 है तो ई सी भी हमारी कितनी हो जाएगी भाई, 7 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी यहां पर 7। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अगर ई डी हमें मिल गया तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो टावर जो उसकी ऊंचाई है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन सिंपल सीधा सा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घुमा के इसको हमें करना पड़ेगा। हमें यहां पर सबसे पहले इसको, मतलब ये ना तो हमें इसका यहां पर जो भी ये त्रिभुज है हमारा यहां पर ए ई डी, ना तो हमें इसका लंब पता है, ना आधार पता है, ना ही हमें कर्ण पता है, कोई सी भी भुजा नहीं पता है, किसी एक भुजा की जानकारी हमें लेनी होगी। तो मैं ए बी सी वाला जो त्रिभुज है इसका इस्तेमाल करूंगा। यहां पर लिख लेता हूं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो कोण है वो कितने डिग्री का बनता है, 45। और लंब बटे आधार मैं करूंगा, लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। तो tan थीटा की जगह पर आ जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। लंब कितना है इसमें भैया, ए बी, और बटे में आ जाएगा आधार बी सी, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए बी बटे में यहां पर आ जाएगा बी सी। tan 45 डिग्री का मान होता है भैया 1 बराबर में ए बी का मान देखो कितना दिया गया है, 7 ये दिया गया है, तो ए बी के स्थान पर आ जाएगा 7 बटे में बी सी, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अगर मुझे यहां पर बी सी को इधर लेकर आना है तो भैया भाग से गुना हो जाएगा, बी सी को 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा भैया बी सी। 1 से गुना करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी वैल्यू को 1 से गुना करते हैं तो वो ऐसी की ऐसी रहती है। बी सी बराबर में हमारा बचेगा यहां पर 7 है। तो जो बी सी है भैया ये आधार हमारा है, ये कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। ठीक है, ये हमारा यहां पर 7 आ गया।
इसके बाद क्या किया जाए भैया, बी सी अगर 7 है तो ए ई कितना होगा, बराबर ही तो होंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा भैया 7। इस तरह से हमने यहां पर क्या कर लिया, इस वाले त्रिभुज की एक भुजा को हमने ज्ञात कर लिया है, ये हमारा 7 आ गया। अगर हमारे पास यहां पर आधार है तो उससे लंब ज्ञात किया जा सकता है। तो अब मैं इस वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करने वाला हूं, ए ई डी वाले त्रिभुज का। यहां पर लिख लेते हैं, त्रिभुज मेरे पास आ जाता है यहां पर ए ई डी। इस वाले त्रिभुज में मुझे क्या करना होगा, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा का मान यहां पर कितना है देख सकते हो 60 डिग्री है। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास भैया टेन 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा मेरे पास, लंब जो दिया गया है डी ई और आधार दिया गया है ए ई। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, डी बटे डी ई बटे में उसके बाद आ जाएगा मेरे पास ए ई। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। इसके बाद डी ई का मान हमें ज्ञात करना है। इसके बाद नीचे हमारे पास ए ई का मान कितना दिया गया है, देखो ये है ए ई, इसका मान यहां पर आ जाता है 7। तो यहां पर आ जाएगा 7। अब इसको आगे हल करने के लिए आगे यहां पर आ जाते हैं। हल करना बहुत आसान होगा, देखो 7 को इधर √3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 7√3 बराबर में मेरे पास बचेगा सिर्फ डी ई, यानी कि डी ई का मान यहां पर हमें मिल जाता है, आसानी से मिल गया हमें 7√3। ये हमारा डी ई है, आकृति में अगर हम देखते हैं इसका मान हमें मिल जाता है 7√3। हमें ज्ञात क्या करना था, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। हमारा सी डी टावर है, और अगर मुझे सी डी ज्ञात करना है तो सी डी बनता कैसे है, दो भुजाओं को जोड़ने पर मिलता है, सी ई और डी ई को जोड़ने पर मिलता है। तो सी डी बराबर में मैं इस तरह से लिख सकता हूं, सी ई जमा में हो जाएगा यहां पर डी ई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें यहां पर सी डी की प्राप्ति हो जाएगी। तो सी डी बराबर में सी ई का मान कितना है भैया 7 है, डी ई का मान कितना है 7√3 यहां पर हमने ज्ञात किया था। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, और जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है भाई, 7 जमा में 7√3, दोनों में हमारे पास 7 उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन आता है। तो 7 यहां पर कॉमन लेने के बाद 7 एकम 7, उसके बाद √3 यहां पर बच जाएगा। यानी कि जो भी हमारा ये टावर है, केबल टावर है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 गुना में 1 जमा √3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, फाइनल लाइन यहां पर लिख देंगे, केबल टावर की ऊंचाई जो भी हमने ये ज्ञात की है यही लिख देंगे यहां पर, 7 गुना में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1√3 मीटर। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है भाई। 5 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार लाइट हाउस वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। ध्यान से समझना, यहां पर सिर्फ यहां तक जो क्वेश्चन दिया गया है इसकी आकृति भी बना लेते हैं समझकर। समुद्र तल से एक टावर है, लाइट हाउस है। ठीक है, ये लाइट हाउस हमने मान लिया है, और इस लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी दी गई है, 75 मीटर यहां पर हमें दी गई है। तो ये हो गया 75 मीटर ऊंचाई वाला हमारा लाइट हाउस यहां पर आ जाता है। अब इस लाइट हाउस से शिखर से दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण बनता है 30 और 45। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लेंगे यहां पर भी, और ऊपर की तरफ भी हमें एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया अवनमन कोण जब बनता है तो हमें जहां पर भी कोण बनता है वहां पर क्षैतिज रेखा की आवश्यकता पड़ती है। अवनमन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। कहां से बनता है, शिखर से बनता है। तो ये लाइट हाउस का जो शिखर है यहां से अवनमन कोण 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये वाला यहां पर कितना बना है, 30 डिग्री का अवनमन कोण बन जाता है। अब आपको पता है ना, ये क्षैतिज रेखा ये क्षैतिज रेखा समांतर होती हैं, ये तिर्यक रेखा हो गई, ये 30 डिग्री है, तो यहां पर भी कोण हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, आगे एक परिचय में सारी चीजें मैंने इस तरह से आपको बता दी हैं। दूसरी चीज कहता है भाई, दूसरे जहाज का 45 डिग्री बनता है अवनमन कोण। तो भैया 45 डिग्री मान लेते हैं, इस तरह से हमारी ये रेखा आएगी। ठीक है, इस तरह से ये रेखा आएगी, दूसरा जहाज जो है उस पर जो ये कोण बनेगा, पीले वाला कोण बनाते हैं अब की बार, चलो ये वाला जो कोण हमारा बनेगा ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री बनता है। अब यहां पर एक चीज समझो, ये जो हमारी रेखाएं हैं ये क्या है, समांतर हैं। ये तिर्यक रेखा इधर 45 बनेगा तो इधर भी कितना बनेगा, 45 ही बनेगा। तो यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। जो भी हमारे दो जहाज हैं उनकी पोजीशन क्या है, मान लेते हैं ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है। टावर के शिखर से सी बिंदु हमारा ये वाला हो जाता है, और डी बिंदु हमारा ये हो जाता है। सी और डी पर हमारे क्या है भैया, जहाज हैं दोनों के दोनों।
आगे कहता है लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो। अच्छा, जो भी लाइट हाउस है ना, ये एक ही साइड में है, दोनों जहाज, सी बिंदु वाला जहाज भी इसी तरफ है और डी बिंदु वाला जहाज भी इसी तरफ है। इसके बाद कहता है तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें जो दोनों जहाज हैं सी बिंदु पर और डी बिंदु पर, इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि सी डी को हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो मान लेंगे सी डी हमारा क्या है, ये एक्स है, इस एक्स का मान ही हमें यहां पर ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें जरूरत होगी ए बी सी वाले त्रिभुज की, तो ए बी सी त्रिभुज का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं, त्रिभुज मेरे पास आ जाता है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में हम यहां पर क्या करने वाले हैं, लंब बटे में आधार करेंगे। लंब ए बी आधार हो जाएगा मेरे पास बी सी, और यहां पर लंब बटे आधार किसके बराबर हो जाता है भैया, टेन थीटा के बराबर हो जाता है। थीटा यहां पर देख सकते हो आप 45 डिग्री दिया गया है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री बटे में लंब मेरे पास भैया ए बी है और जो भी आधार है वो बी सी है। इसके बाद जो भी यहां पर मेरा 40 की बजाय मुझे क्या करना है, 45 डिग्री लिखना है। 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर में ए बी का मान कितना दिया गया है, देख सकते हो यहां पर ए बी का मान है 75, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 75 और उसके बाद बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास बी सी। बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे, यहां से बी सी को 1 से गुना करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा मेरे पास बी सी बराबर में 75 मीटर। बी सी का जो मान है वो कितना निकल कर आ जाता है, ये वाला जो मान है बी सी का, ये 75 यहां पर हमें मिल जाता है, तो ये 75 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे भैया, जो भी ए बी डी है इसका मान इस वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं उसके लिए त्रिभुज ए बी डी की मैं बात करता हूं। त्रिभुज ए बी डी में मैं क्या करूंगा, फिर से लंब बटे में आधार करूंगा, तो ये हो जाएगा भैया ए बी और आधार हो जाएगा यहां पर अब की बार बी डी। तो और यहां पर हमारा जो कोण है वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। लंब बटे आधार क्या होता है भैया, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर में लंब कितना होगा मेरा भैया, ये हो जाएगा मेरे पास ए बी बटे में आ जाएगा यहां पर बी डी। अब टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान मैंने आपको कई बार बता दिया है अब तक, 1 बटे में √3 होता है। इसके बाद बराबर में मेरे पास यहां पर क्या आता है भैया, ए बी और बी डी आता है। ए बी का मान देखो यहां पर कितना है भैया, 75 है, तो ए बी का मान यहां पर मैं 75 रख देता हूं। और जो भी मेरा बी डी है, आकृति में अगर इसको हम देखेंगे, बी से डी की दूरी है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x जमा में 75 लिख सकता हूं ना। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं भैया, x जमा में ये हो जाएगा मेरे पास 75। ठीक है, अब इसको आगे हल करने के लिए यहां पर आ जाते हैं भैया, नीचे जगह बची नहीं है। हम क्या करेंगे, x जमा में 75 है, क्रॉस में इसको गुना करना है, तो 1 से ये गुना होगा। x जमा 75 को 1 से गुना करेंगे तो x जमा में 75 ही रहेगा। बराबर का निशान यहां पर लगा लेते हैं। √3 को 75 से गुना करना पड़ेगा, हमें क्रॉस में करना है, तो ये हो जाएगा 75। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास √3। हमें ज्ञात क्या करना है एक्चुअल में, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि जो भी सी और डी हमारे बिंदु है इनके बीच की दूरी x हमें ज्ञात करनी है। x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में हमारे पास आ जाएगा 75 √3। उसके बाद जो भी हमारा ये वाला 75 जमा का है दूसरी तरफ भेजने पर हो जाएगा घटा का 75। अब x का मान क्या होगा, x बराबर में आप यहां पर देख सकते हो दोनों में 75 आता है, तो मैं 75 को यहां पर उभयनिष्ठ ले लेता हूं। 75 को उभयनिष्ठ लेने के बाद √3 बचेगा, घटा का निशान लगा लेंगे। 75 यहां पर मैंने उभयनिष्ठ ले लिया है और 75 के स्थान पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब यहां पर जो भी हमारा मान है x का, वो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा भैया 75 गुना में √3 घटा 1 मीटर। यानी कि जो भी हमारे दोनों जहाज, सी बिंदु पर जो जहाज है और डी बिंदु पर जो जहाज है, उनके बीच की दूरी यहां पर हमने ज्ञात कर ली है। फाइनल लाइन यहां पर लिख देंगे। जहाजों के बीच की दूरी, उत्तर हमारा कितना आया है, इसको हमने x माना था और इसका मान कितना आ गया भैया, यहां पर 75 गुना में आ जाएगा √3 घटा में 1, ये हो जाएगा मीटर में। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षाओं में, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आया है और वो भी 5 नंबर का। देख रहे हो इतना आसान सा हल है और 5 नंबर दिलाकर ये चला जाता है। तो इस प्रश्नावली से जो भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो 5 नंबर का आएगा, इसीलिए इसके सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ओके, भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो भैया एक लड़की है, एक गुब्बारा है जो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और इसकी ऊंचाई कहां पर है? भूमि से है, जमीन से है इसकी ऊंचाई। तो भैया इस तरफ ये लड़की हो गई 1.2 हाइट वाली यानी कि ऊंचाई वाली, और गुब्बारा यहां पर हो जाता है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से है ये गुब्बारे को देख रही होती है। तो ये लड़की खड़े होके इस गुब्बारे को देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जहां पर ये इस वाले बिंदु पर गुब्बारे को देख रही है तो उन्नयन कोण जो भी यहां पर बन रहा है ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का यहां पर बनता है। तो मैंने ये पीले वाला कोण जो बनाया है ये 60 डिग्री का हो गया जब गुब्बारा इस वाले बिंदु पर है। आगे कहता है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। भैया गुब्बारा जो है ना वो आगे चला जाता है थोड़ा सा, और जो कोण है ना वो कम होता कितने डिग्री का हो जाता है? सिर्फ इतना कोण बच जाता है। गुब्बारे का जो कोण है वो कितना हो जाता है? अब 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो गुब्बारा यहां से यहां चला गया, इसी दूरी को हमें यहां पर ज्ञात करना है। चलो फटाफट क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जो भी हमारा ये डायग्राम किताब में भी दिया गया है इसका क्या करना होगा, हमें नामकरण कर लेते हैं बिंदुओं का। तो जो भी लड़की का सिर है वो ए हो जाएगा, लड़की के पैर जो हैं वो बी हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये बिंदु सी मान लेते हैं। इसके बाद जो भूमि पर ये वाला बिंदु जी है इससे ऊपर वाला एफ मान लेते हैं। नामकरण करना है हमें यहाँ पर, ये डी हो जाएगा और ये वाला बिंदु हम ले लेते हैं एफ। अच्छा एफ तो हम ले चुके हैं ना, देखो यहाँ पर हमारे पास एफ आ जाता है तो एफ की बजाय हम इसको ई कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ई, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है भैया, डी से एफ की दूरी ज्ञात करनी है, या फिर ये भी कह सकते हैं सी से ई की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो डी एफ और सी ई एक दूसरे के बराबर ही होंगे। ज्ञात करने का तरीका क्या होगा उस चीज पर आ जाते हैं। सबसे पहले लड़की की आंखों से गुब्बारे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी होगी। गुब्बारे की ऊंचाई भूमि से दी गई है, लड़की की हाइट भी है ना 1.2 मीटर, तो लड़की की आंखों से हमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 88.2 में से 1.2 को हमें घटाना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 88.2 घटा में 1.2, तो घटाने पर कितना हो जाएगा भैया 87। ये जो ऊंचाई हो जाएगी गुब्बारे की लड़की की आंखों से, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ई बिंदु से जो ऊंचाई है लड़की की आंखों से जो ऊंचाई है वो 87 मीटर हो जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज की। कौन से वाला त्रिभुज लेंगे, ए सी डी वाला लेंगे। तो ए सी डी वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें कोण कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। हमें क्या पता है कि भैया जो सी डी है, अगर हमारा एफ ई 87 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। हमें लंब पता है, आधार ज्ञात कर लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल यहां पर लंब बटे आधार करेंगे। लंब बटे आधार क्या हो जाता है, त्रिभुज का नाम कर लिखना होगा सबसे पहले हमें, त्रिभुज ए सी डी। तो ये हो गया हमारा ए सी डी वाला त्रिभुज। इसमें हम करेंगे भैया टेन थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा होता है, कोण बनता है 60 डिग्री का। तो बराबर में हमारे पास लंब कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, उसके बाद आधार हमारा ए सी हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास सी डी बटे में ए सी। टेन 60 डिग्री का मान आपको पता है √3 होता है। उसके बाद बराबर में सी डी का मान कितना होगा, देखो एफ ई का जितना मान है उतना ही सी डी का मान होगा, यानी कि 87 हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 87 बटे में यहां पर आ जाएगा हमारे पास ए सी। अगर हमें ए सी ज्ञात करना है तो जो भी √3 और ए सी की जगह है उसकी अदली बदली हमें कर देनी है। तो यहां पर हमारे पास ए सी बराबर में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 87 बटे में √3। अब इसका परिमेयकरण करना है या नहीं करना है ये बाद में डिसाइड करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। इसके बाद यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं। इसके बाद आगे हल करने के लिए यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं। अब की बार क्या करने वाला हूं मैं, त्रिभुज ले लेता हूं ए ई एफ। देखो ए ई एफ वाला त्रिभुज ले लेते हैं और इसमें कोण कितना बनता है 30 डिग्री। इसमें भी हम क्या करेंगे, लंब बटे में आधार करेंगे। लंब बटे आधार हमारा त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले तो त्रिभुज ए ई एफ की बात मैंने की थी, और इस त्रिभुज में लंब बटे आधार करेंगे तो वो होता है टेन थीटा के बराबर। थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। लंब यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ई एफ बटे में यहां पर हो जाएगा हमारा ए ई। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास भैया ई एफ बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए
ए 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। बराबर का निशान लगा करके यहाँ पर ई एफ का मान कितना हो जाएगा, देख सकते हो 87 आप डायग्राम में लिखा हुआ है। तो 87 बटे में यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ए ई। अब सिंपल काम क्या होगा, ए ई को इधर 1 में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास भैया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। ए ई को 1 में गुना करने से ए ई और 87 को √3 में गुना करने पर 87√3 यहाँ पर आ जाएगा। हमारे पास दो चीजें मिल जाती हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं कि भैया ए से सी बिंदु की जो दूरी है, ए सी जो है वो कितना आ गया, 87/√3। तो ये इस तरह से हो जाएगा हमारा यहाँ पर 87/√3, यहाँ पर हमें इतना मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें भैया ए से ई की दूरी वो हमें कितनी मिलती है, तो ए से ई की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 87√3। बिल्कुल ए से ई बिंदु तक की दूरी ये हमें मिल जाती है। हमें ज्ञात क्या करनी है, जो भी हमारा सी से ई है इतना ज्ञात करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो भी कुल दूरी है ना उसमें से घटा देंगे हम ए सी यानी कि 87√3 को। तो घटाने का तरीका क्या होगा, देखो सिंपल है, मुझे सी ई ज्ञात करना है, सी ई मुझे ज्ञात करना है। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, सी ई बराबर में जो भी कुल दूरी मेरे पास यहां पर है ए से ई, यहां पर उसको लिखा जाएगा भैया। कुल दूरी मेरे पास ए ई है, इसमें से मैं घटाने जाऊंगा किसको, ए सी को। तो यहां पर आ जाएगा घटा में ए सी। अब इनका मान रख लेते हैं। ए ई का मान हमने यहां पर कितना ज्ञात किया है, लिख दो यहां पर भैया। ए ई के स्थान पर आ जाएगा 87√3। उसके बाद घटा का निशान लगा करके जो भी हमारे पास यहां पर वैल्यू आती है ए सी की, उसको यहां पर हम लिख सकते हैं। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहां पर 87/√3 यहां पर आ जाएगा। अब इसको हल हमें करना है। हल करने के लिए यहां पर एक लाइन फिर से लगा लेते हैं। हल करने के लिए सिंपल वे में इसको हल किया जाएगा। जो भी इस तरफ मेरा सी ई है यहाँ पर आगे ऐसा का ऐसा चलता रहेगा। सी ई बराबर में मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, मुझे √3 का एलसीएम लेना होगा। तो जो भी नीचे वाली संख्या है उसका एलसीएम √3 है, तो √3 ही आएगा। ऊपर वाली संख्या मेरे पास क्या होगी, √3 को इस तरह से क्रॉस में गुना कर देंगे भाई। 87 है, √3 है, √3 को √3 से गुना करूंगा तो ये 3 हो जाएगा। यानी कि यहां पर आ जाएगा मेरे पास 87 और इसमें 3 गुना हो जाएगा। उसके बाद घटा में मेरे पास आ जाएगा यहां पर 87। इसको आसान करने के लिए एक तरीका मैं बताऊं आपको, आप वापस से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, मैंने यहां पर क्या कहा था, परिमेकरण करना है या नहीं करना है इसके नीचे जगह छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो कर लेते हैं। यहां पर इसका परिमेकरण कर लेते हैं। परिमेकरण करने के लिए क्या करना होगा, जो भी नीचे वाली वैल्यू √3 है उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मुझे गुना करना होगा। तो भैया 87 ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास, 87√3 आ जाएगा। उसके बाद बटे में √3 को √3 से गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। तो 3 से 87 को अगर मैं काटूंगा कितने पर कटेगा, ये कट जाएगा भैया यहां पर 29। ये 87 होता है तो यहां पर आ जाएगा 29। यानी कि जो भी ए सी है उसका मेरा परिमेकरण करने के बाद कितना आ जाएगा, 29√3 आ जाएगा। अब जो ये मान आया है ना, हम ए सी के स्थान पर यहां पर ये रख देंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने किया है इसको हटा देते हैं, सिंपल वे में रखेंगे इसको। जो भी मेरे पास ए ई का मान था वो यहां पर मैंने रख दिया। ए सी का मान परिमेकरण करने के बाद कितना आया, 29√3 आ जाता है। तो इसी को यहां पर रख देते हैं, 29√3 आ गया। 87 में से 29√3 को घटाना है भैया। 87 में से 29 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 58√3 मीटर। जो भी हमारे पास यहाँ पर सीई है उसका मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। सीई यानी कि जो भी हमारा गुब्बारे हैं उनके बीच की दूरी है। तो यहाँ पर फाइनल उत्तर लिख देते हैं। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ जाती है, 58√3 आ जाती है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 58√3 और इसकी यूनिट मीटर भी हमें यहां पर लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट यहां पर हो जाता है। प्रश्नावली का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। इसमें दिया गया है एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। भैया हमारे पास क्या दिया गया है, हमें एक सीधा यहाँ पर राजमार्ग दिया गया है। ठीक है, ये राजमार्ग है और ये कहाँ तक जाता है, मीनार के पैरों तक जाता है। तो मीनार यहाँ पर हमें बना देनी है। मीनार के पैर यहाँ पर हमारे कहाँ पर हो जाएंगे, ये राजमार्ग हो जाएगा, ये मीनार के पैर हो जाएंगे और ये मीनार हो जाएगी। बहुत आसान चीज हो गई ना। अब यहां पर आगे हमें कहता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। भैया यहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है और ऊपर से वो किसी भी चीज को नीचे की तरफ देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है।
कार को देखता है। भाई मान लेते हैं कार जो हमारी है वो कहाँ पर है, अभी कार इस वाले बिंदु पर है, और अवनमन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। अवनमन कोण जब भी बनेगा तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, इस तरह से हमें एक क्षैतिज रेखा की जरूरत होगी। यहां पर हमने ये क्षैतिज रेखा बना ली है। जो भी व्यक्ति यहां पर खड़ा होकर इस कार को देखता है तो यहां पर कार को इस तरह से, ये दृष्टि रेखा भी हमने यहां पर बना ली, कार को देखता है तो यहां पर कोण कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। जितना कोण यहां पर बनेगा उतना ही यहां पर भी बनता है। कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये कोण हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का। इसके बाद जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, जो भी यहां पर कार है वो मीनार की तरफ ही इसी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। भैया यहां पर जब कार थी, 6 सेकंड बाद वो ऊपर खड़ा व्यक्ति फिर से कार को देखता है तो अवनमन कोण जो 30 डिग्री था अब वो 60 डिग्री हो जाता है। तो यहां से इस तरह से हमें एक और रेखा बनानी होगी। इस यहां पर जो कोण बनेगा, मतलब अवनमन कोण बनाना है हमें, तो अवनमन कोण अब की बार जो बनेगा यहां पर पीले वाला अवनमन कोण है ये 60 डिग्री हो जाता है। अगर यहां पर ये वाला कोण 60 डिग्री होगा तो यहां पर ये वाला कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। एकांत अंतः कोण ये होते हैं। अब सिंपल सी बात यहां पर होगी, 6 सेकंड बाद कार का कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। देखो जहां पर कार पहले थी और उसके बाद जब 60 डिग्री का कोण हुआ उसमें कितना समय लगता है, उसको 6 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। यहां पर हमें लिख लेना है 6 सेकंड का इसे समय लगता है। 6 सेकंड का समय इसको 30 डिग्री से 60 डिग्री पर पहुंचने में लगता है। इसके बाद हमें यहां पर यह ज्ञात करना है कि जहां पर भी अभी कार है, कार को इस पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस वाली चीज को हमें ज्ञात करना है। इसको मान लेंगे कि ये हमारा एक्स समय होगा। अब जो भी हमारे ये बिंदु है उनका नामकरण अभी तो करना होगा, तो मान लेते हैं भैया ये हमारा ऊपर वाला ए बिंदु हो जाएगा, ये बी बिंदु हो जाएगा, ये वाला सी बिंदु हो जाएगा, ये वाला डी बिंदु हो जाएगा। यानी कि एक तरह से हमें क्या ज्ञात करना है, बी सी ज्ञात करना है हमें। और इस बी सी को ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, त्रिभुज ए बी सी की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। हमने आकृति बनाई है तो उससे संबंधित कुछ चीजों को यहां पर लिख देते हैं। मान लेते हैं डी बी जो है ये डी से बी तक राजमार्ग है और ए बी जो है ये मीनार है। बहुत सिंपल चीजें जो हमने बनाई हैं वही यहां पर लिख दी हैं। अब यहां पर सबसे पहले मैं कौन से त्रिभुज का इस्तेमाल करूंगा, त्रिभुज ए बी सी का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। देखो आकृति में देखो ए बी सी यहां पर हमारा ये त्रिभुज है, इसमें कोण कितना बनता है 60 डिग्री का। मैं यहां पर क्या करूंगा, लंब बटे में आधार मैं करने वाला हूं। तो लंब बटे में आधार क्या होता है भैया, ये होता है टेन थीटा के बराबर, और थीटा यानी कि 60 डिग्री यहां पर आ जाएगा। अब लंब कितना है भैया, ए बी बटे में बी सी है, तो यहां पर आ जाएगा भैया ए बी बटे में आ जाएगा बी सी। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर में ए बी का मान आप बताओ मुझे कितना है। ए बी का मान हमें नहीं पता है, ठीक है। जो भी मीनार है उसकी हाइट हमें नहीं पता है, उसकी ऊंचाई नहीं पता है, तो उसको हम एच अपनी तरफ से मान सकते हैं। तो देखो इसमें लंब कितना हो जाएगा एच, और आधार कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं एच बटे में एक्स ये हो जाएगा। अगर मुझे यहां पर h का मान ज्ञात करना हो तो x को मैं इस तरफ भेज दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा √3x हो जाएगा, बराबर में यहां पर आ जाएगा भैया h। पहला समीकरण बना लिया। इसके बाद जो भी मेरा यहां पर दूसरा वाला त्रिभुज है ए बी डी, इस वाले त्रिभुज का मैं इस्तेमाल करूंगा, और इसमें कोण कितना दिया गया है 30 डिग्री का। इसमें भी मैं क्या करूंगा भैया, लंब बटे में आधार करूंगा। लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं त्रिभुज ए बी डी का इस्तेमाल मैं करने वाला हूं। चलो यहां पर नीचे जगह हमारे पास कम है तो ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर कर लेते हैं एक लाइन लगा करके, आगे इसका हल यहां पर कर लेते हैं। त्रिभुज मेरा कौन सा इस्तेमाल करने वाला था, ए बी डी करने वाला था। तो भैया ए बी डी में टेन थीटा करूंगा, और थीटा का मान कितना हो जाएगा यहां पर 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर में लंब क्या होगा मेरे पास ए बी, और आधार क्या हो जाएगा बी डी। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए बी बटे में हो जाएगा यहां पर बी डी। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3, बराबर में ए बी का मान यहां पर कितना है भैया h है। तो भैया h यहां पर लिख लेते हैं, बटे में बी डी का मान कैसे लिखेंगे, देखो ये है मेरे पास बी डी, और ये बी डी कैसे है, x जमा में 6 सेकंड है, तो 6 लिख देंगे जस्ट यहां पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x जमा में 6, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जो भी यहां पर टाइम लगता है ना, सेकंड में लगता है, उसी को हमने दूरी मान लेना है, ठीक है। ये 6 है तो 6 ही यहां पर हमें लिख देना है। अब हमें जस्ट क्या करना होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा। x जमा 6 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x जमा में 6, बराबर का निशान लगा लेंगे। h यहां पर दिया गया है और h का मान कितना है
√3x है, तो h के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा, √3x रख दूंगा। इसके अलावा ये वाला √3 कैसे है भैया, भाग में इस तरफ लेकर जाऊंगा तो इस तरफ गुना में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर गुना में √3 भी आ जाएगा। अब x जमा में 6 मेरा ऐसा का ऐसा बराबर का निशान लगा लेते हैं। √3x है और मतलब √3 को √3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 3, उसके बाद x आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम इसको आगे हल करने में, हमारे पास यहाँ पर जो भी 3x है ऐसा का ऐसा, इस तरफ वाला जो x है इस तरफ भेज दूंगा दूसरी तरफ, तो हो जाएगा घटा का x और इस तरफ आ जाएगा मेरे पास 6। अब आगे हल करना है तो आसान तरीका ही है, आगे हल करने में भी कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। आगे हल करने के लिए हमारे पास एक लाइन लगा लेते हैं, 3x में से x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस तरफ में 2x और इस तरफ हमारा 6, ऐसा का ऐसा चलता रहेगा। 2 से मैं 6 को काटूंगा, कितने पर कटेगा, 3 पर कटेगा। इस तरफ 3 आ गया, बराबर में मेरे पास x आ जाता है। जो भी x है उसका मान कितना आया है, x का मान यहाँ पर आ जाता है भैया, इस वाले x का मान 3। और जो भी ये दूरी है, ठीक है, C से B की दूरी है, ये टाइम है हमारा 6 सेकंड है, तो यहाँ पर भी टाइम आ जाएगा। यानी कि जो भी दूरी है पाद तक पहुंचने की, वो दूरी कितनी, मतलब जो भी दूरी है उसको तय करने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। तो यहां पर लिख देंगे कार को मीनार के पाद तक 3 सेकंड का समय लगेगा। यहां पर जो कार है उसको मीनार के पाद यानी कि पैरों तक पहुंचने में कितना समय लगेगा भाई, 3 सेकंड का समय लगेगा। ये 3 सेकंड ही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर। इसी क्वेश्चन नंबर 15 के साथ जो भी प्रश्नावली है वो हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपनी कक्षा में पढ़ने वाले जो भी साथी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना है, और जितने भी नए विद्यार्थी हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हिंदी माध्यम का जो भी सिलेबस है, गणित का, विज्ञान का पूरा सिलेबस इस चैनल पर आपको करा दिया जाएगा कक्षा 10वीं के लिए। इसके अलावा इस पाठ की जो भी परिचय वाली वीडियो है उसको जरूर देख लेना। परिचय देखने के बाद अगर प्रश्नों को हल करोगे तो आसानी से प्रश्न आपकी समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी प्रश्नावली है या परिचय है, इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में दिए गए हैं, उनको देखना, अच्छी तरह से समझना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की अगली एजुकेशनल वीडियो में।